बेहतरीन हरेम नॉवेल्स जोड़ार 18 नॉवेल्स के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। दोनों का लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ज़ोंबी वर्ल्ड C71 में राक्षसी कल्टीवेटर। जीत का मतलब हान कल्टीवेटर की नजरें हटने के बाद चू जुवान ने आखिरकार अपने भींचे हुए दाहिने हाथ की पकड़ ढीली कर दी। उनकी छठी इंद्रिय विशेष रूप से तेज थी, जो दूसरे की नज़र को तुरंत पहचान लेती थी। हालांकि चूंकि कृषक ने न तो इसका अनुसरण किया और न ही किसी जानलेवा इरादे को पोषित किया, चू जुवान को कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। वह अपनी जगह जानता है, उसने सोचा। चाय घर से निकलते हुए चू जुवान ने तुरंत चेन जी को एक स्टॉल पर पाया। एक उदास आभा ने बाव को घेर लिया, जो चेन जी के पास खड़ा था, जो उपस्थित क्यूई रिफाइनिंग स्टेज कल्टीवेटर्स के बीच स्पष्ट था। फिर भी किसी ने उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। इस लाश जनरल की उपस्थिति ने उन मूर्खों को छोड़कर बाकी सभी को चेन जी के लिए कोई परेशानी पैदा करने से रोका, जो अब खुद से काफी खुश थे। वह पहले भी कई बार इस अनाम बाजार का दौरा कर चुका था, लेकिन कभी भी उसके साथ आज जैसा अच्छा व्यवहार नहीं किया था। चू जुवान को देखकर चेन जी तेजी से उठे और फुसफुसाए, अंकल मास्टर। चू जुवान ने थोड़ा सिर हिलाया और स्टॉल पर नजर डाली और देखा कि अधिकांश वस्तुएं बिक चुकी थीं। मैं बाकी सब आप पर छोड़ दूंगा। मैं अब अपने गुफा निवास पर वापस जा रहा हूँ। सब कुछ बिक जाने के बाद वह तुम्हें मेरे निवास तक ले जाएगा। उसने लापरवाही से बाव की ओर इशारा किया। हाँ, चेन जी ने गंभीरता से सिर हिलाया। चू जुवान ने अज्ञात बाजार छोड़ दिया, ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ बार चक्कर लगाया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, और फिर अपनी उड़ती हुई तलवार के साथ आकाश में उड़ गया और वाटर कर्टेन गुफा में लौट आया। पहुंचने पर उसने ज़ोंबी ग्रह की यात्रा के लिए तुरंत ब्लड मिरर को सक्रिय कर दिया। अतीत में दुनिया के बीच यात्रा करने के लिए ब्लड मिरर की ऊर्जा को फिर से भरने की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। हालांकि अपने बढ़ते पर्याप्त संसाधनों के साथ चू जुवान अब आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करके ऊर्जा पुनर्भरण में तेजी ला सकता है। वर्तमान में इलस्ट्रेटेड गाइड टू डेमोनिक अरेज के लिए लंबे चिंतन की आवश्यकता है। स्वाभाविक रूप से वह मिस्टिक एजियो दायरे में ये कार्य नहीं करेगा। व्यापक समय की मांग करने वाला कोई भी प्रयास ब्लू स्टार पर आयोजित किया जाना चाहिए, जहां समय बीतने का समय मिस्टिक एजियो क्षेत्र का 10वां हिस्सा है। हाताई होटल की छत पर चू जुवान ने डेमोनिक अरेज की इलस्ट्रेटेड गाइड को फैलाया और उनका सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। निर्माण कला में उनकी प्रतिभा औसत थी, न तो खराब और न ही असाधारण, लेकिन इस शिल्प के लिए प्रयास समर्पित करने की उनकी इच्छा ने उन्हें काफी दक्षता हासिल कराई थी। इससे पहले उसने हुईकोंग की हत्या कर दी थी और हुईकांग के स्टोरेज बैग से एक किताब हासिल की थी, फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज एरे फॉर्मेशंस डिटेल्ड एनालिसिस। इस पुस्तक में फाउंडेशन स्थापना चरण के लिए केवल आंशिक सरणियां शामिल थीं, मुख्य रूप से डिवाइन स्टार संप्रदाय और गोल्डन ड्रैगन मंदिर से, जो एक मजबूत रूढ़िवादी संप्रदाय के प्रभाव से चिन्हित था, जिसे चू हुआन ने अनुपयुक्त पाया। हालांकि निर्माण कलाएं सार्वभौमिक रूप से लागू थीं। ये समझना कि कोई भी दूसरों को अनलॉक कर सकता है। गहन अध्ययन कर उन्होंने कई सूक्ष्मताएं उजागर कीं। अब अपने पूर्व ज्ञान के सामने आने के साथ डेमोनिक अरेज की इलस्ट्रेटेड गाइड को फिर से देखते हुए उन्होंने जल्दी से नई अंतर्दृष्टि प्राप्त की। तो बस इतना ही, ये दुष्ट समूह को पोषित करने का रहस्य है। पहला कदम इसके भीतर के प्राणियों को मारना है। दूसरा कदम यिन दुष्ट क्यूई को विकसित करने के लिए यिन क्यूई के साथ प्राणियों की नाराजगी को जोड़ना है। मेरे पास दूसरे चरण के लिए पहले से ही तैयारी है, केवल पहला गायब है। यदि आप अमेज़न पर इस कहानी पर ठोकर खाते हैं, तो ये लेखक की सहमति के बिना ली गई है। इसकी रिपोर्ट करें। चू जुवान ने आरेखों का पालन किया और जल्द ही अपनी आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त संरचना का चयन किया, सोल कैप्चरिंग एरे। यह सरणी एक प्रीमियम क्यूई रिफाइनिंग स्टेज फॉर्मेशन, आमतौर पर तांबे की घंटियों या झनकार जैसे जादुई उपकरणों की सतहों पर अंकित की गई थी। बजने पर ये आत्मा को मोहित कर सकता है, युद्ध में पहल कर सकता है। चू जुवान ने सोल कैप्चरिंग एरे को नर्चरिंग एविल एरे के साथ एकीकृत करने की योजना बनाई। इस सीमा के भीतर जीवित प्राणियों की आत्माएं निकाली जाएंगी,
जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। परिणामी आक्रोश और यिन क्यूई का विलय होगा, जिससे यिन इविल क्यूई का निर्माण होगा। ये आत्माएं यिन इविल क्यूई के प्रभाव में भूतों में बदल गया, धीरे धीरे मजबूत होगा। समय के साथ ये भूत उसके असंख्य आत्माओं के बैनर को मजबूत करेंगे। वास्तव में एक जीत वह 2 बार जीतता है। बिना किसी हिचकिचाहट के चू हुआन ने नवजात यिन इविल सोल कैप्चरिंग फॉर्मेशन में प्रवेश किया। नवेली भूतों को अपने असंख्य आत्माओं के बैनर में इकट्ठा किया, फिर अपनी स्थिति को फिर से बनाने के लिए फॉर्मेशन को नष्ट कर दिया। चूंकि ईस्ट लेक सिटी अब काफी हद तक लाशों से मुक्त हो चुका है, इसलिए उन्होंने वहां संरचना स्थापित नहीं करने का फैसला किया। इसके बजाय अपनी हेवनली स्टार उड़ान तलवार के साथ क्षेत्र का चक्कर लगाने के बाद उन्होंने ईस्ट लेक सिटी के पास टू ड्रैगन सिटी को चुना। टू ड्रैगन सिटी के दक्षिणी क्षेत्र में एक मानव निषिद्ध क्षेत्र है, जो हत्यारी मधुमक्खियों के लिए स्वर्ग है। रानी मधुमक्खी के आदेश के तहत उन्होंने क्षेत्र में सभी जीवित चीजों का लगातार शिकार किया। जो भी मनुष्य उनके क्षेत्र में भटक जाता था, वह शीघ्र ही हड्डियों में तब्दील हो जाता था और उसका कोई अवशेष नहीं बचता था। टू ड्रैगन सिटी के आसपास बचे लोगों के शिविर इस जगह से भयभीत होकर बहुत पहले ही दूर स्थानांतरित हो गए थे। फिर भी जो जीवित बचे लोगों के लिए एक डरावनी बंजर भूमि थी, वह चू जुवान के लिए एक खजाना थी। हत्यारी मधुमक्खियां उत्कृष्ट, चू जुवान ने सोचा। रानी को विपुल होना चाहिए। मुझे आशा है कि वह संरचना द्वारा मारे जाने से पहले पर्याप्त हत्यारी मधुमक्खियां पैदा कर सकती है। चू जुवान ने अपने सभी गठन झंडे फहराए, तेजी से टू ड्रैगन सिटी के दक्षिणी क्षेत्र को एक अदृश्य बाधा से घेर लिया। उनके नए गठन की सीमा अब 100 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है, जो टू ड्रैगन सिटी के पूरे जिले को कवर करती है, जो पिछले यिन इविल सोल स्नैचिंग एरे के दायरे से कहीं अधिक है। आइए इसे आत्मा पकड़ने वाली बुराई पोषण करने वाली श्रृंखला कहें। उन्होंने फैसला किया, आत्मा कब्जा करने और बुराई का पोषण करने के लिए शब्दों के सीधे संयोजन का चयन किया। आखिरकार गठन के पूर्ववर्तियों के बीच अपनी रचनाओं को नाम देना एक पारंपरिक तरीका था। एक बार सक्रिय होने के बाद सरनी ने भयानक यिन क्यूई का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया। चू जुवान ने अपने असंख्य आत्माओं के बैनर से भूतों को इसमें फेंक दिया। संरचना की सीमा के भीतर हत्यारी मधुमक्खियां जल्दी ही भ्रमित हो गईं। जमीन पर गिरते हुए वे तेजी से मर गए। उनकी कमजोर आत्माएं तेजी से सरनी द्वारा निकाली गईं। उनकी अचानक हुई मौतों से उत्पन्न नाराजगी और यिन क्यूई ने तेजी से बातचीत की, जो एक दुर्जेय यिन इविल क्यूई में संघनित हो गई। शक्तिशाली हत्यारी मधुमक्खियां भूतों द्वारा मार दी गईं, जिससे यह क्षेत्र वास्तव में भूत क्षेत्र में बदल गया। हर जगह हत्यारी मधुमक्खियों की आत्माएं पड़ी हैं, हर जगह भूत घूमते थे। समय के साथ यिन इविल क्यूई की एक विशाल फसल तैयार हो जाएगी। चेन जी चुपचाप वाटर कर्टेन गुफा के बाहर तब तक इंतजार करते रहे जब तक कि धुंध साफ नहीं हो गई, जिससे एक रास्ता दिखाई देने लगा। वह जल्दी से अंदर गया और तुरंत चू जुवान को एक छोटी सी झील के किनारे खड़ा देखा। अंकल मास्टर चू, जैसा कि आपने आदेश दिया, सभी सामान बिक गए हैं, उन्होंने बताया। यहाँ सारी कमाई है। चेन जी ने सम्मानपूर्वक एक भंडारण बैग सौंप दिया। चू जुवान ने इसका निरीक्षण किया। 2000 से अधिक छोटे आध्यात्मिक पत्थर एक छोटे पहाड़ की तरह ढेर हो गए थे। उन्होंने अधिकतम 1300 का अनुमान लगाया था। विक्रय मूल्य उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। ऐसा प्रतीत होता था कि कृषक वास्तव में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बेताब थे, किसी भी आवश्यक उपाय का सहारा ले रहे थे, यहाँ तक कि राक्षसी तरीकों का भी। अच्छा, हमारे समझौते के अनुसार ये 200 छोटे आध्यात्मिक पत्थर आपके हैं, चू जुवान ने अपना हाथ झटकते हुए कहा। धन्यवाद अंकल मास्टर। चू चेन जी अश्रुपूरित होकर आभारी थे। 200 छोटे आध्यात्मिक पत्थर। इतनी रकम कमाने के लिए उसे कई दिनों तक दिन रात मेहनत करनी पड़ी होगी, फिर भी अब उसने इसे एक ही दिन में हासिल कर लिया है। सचमुच उसने अनुसरण करने के लिए सही व्यक्ति को चुना था। अब जाओ, मुझे फिर से तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, चू जुवान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, मुझे मेरी मौत की आज्ञा दो अंकल मास्टर चू, चेन जी ने अत्यधिक उत्साहित होकर जवाब दिया। संपर्क TOS द
डेमोनिक कल्टीवेटर इन ज़ोंबी वर्ल्ड C72। स्पिरिट कीट डाओइस्ट 5 दिन बाद, चू हुआन मात्र पत्थर में दरारें देखने के बाद ब्लू स्टार से अपने गुफा निवास में लौट आया। वह एक बार फिर अनाम बाजार के चायखाने में गया और वास्तव में वहां उसकी मुलाकात हान कल्टीवेटर से हुई। इस बार हान कल्टीवेटर के साथ एक दुबला पतला खोखली आंखों वाला कल्टीवेटर भी था। चू जुवान को देखकर हान कृषक खिलखिलाकर हंसा। साथ ही दाववादी, यह वह आदमी है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। हम उसे आत्मा कीट ताओवादी कहते हैं। चू जुवान ने अभिवादन में सिर हिलाया। दुबले पतले कृषक ने उसकी ओर देखा और भौहें सिकोड़कर कहा, क्या आप दूसरा परिवर्तन चाहते हैं गू? ऐसे गू को मांस और रक्त अंग के भीतर रहना चाहिए। आप ऐसे व्यक्ति नहीं लगते जो गू का पालन पोषण करते हैं। ऐसा लगता है कि आपके पास ऐसे अंग की कमी है। वह और भी भौचक्का रह गया। यदि आपके पास अपेक्षित अंग नहीं है तो आइए एक दूसरे का समय बर्बाद न करें। चू जुवान मंद मंद मुस्कुराया। जिन कृषकों ने गू को पाला था, जैसे कि यह आत्मा कीट ताओवादी, अक्सर क्षीण हो जाते थे, उनकी जीवन शक्ति समाप्त हो जाती थी, जैसे कि सक्कुब्स द्वारा ली गई हो। लेकिन चूजुवान के पास बिना किसी प्रतिक्रिया के फू को बनाए रखने के लिए पर्याप्त जीवन शक्ति थी। उनकी मजबूत उपस्थिति वास्तव में संदेह पैदा कर सकती है। चूजुवान ने अपने हाथ से इशारा किया और उसकी हथेली से चमचमाता हुआ रक्त स्टील का तार निकला। आत्मा कीट ताओवादी, जो जाने ही वाला था, अचानक रुक गया। रक्त इस्पात तार, दूसरा परिवर्तन। उसकी उदासीनता की जगह आश्चर्य का भाव आ गया। ब्लड स्टील वायर आमतौर पर कम क्षमता वाला एक बुनियादी प्रथम परिवर्तन वाला गू था। किसी के लिए दूसरे परिवर्तन वाले ब्लड स्टील वायर का होना अप्रत्याशित था। वह करीब से देखने के लिए उत्सुक होकर झुक गया। हालांकि चू जुवान ने स्टील के तारों को वापस अपने रक्त की थैली में डाल दिया। मेरे गू, घूरो मत, उसने शांति से कहा। हान कल्टीवेटर ने तनाव कम करने के लिए हस्तक्षेप किया। हा, साथ ही दाववादी स्पिरिट कीट, वास्तव में किसी को दूसरे के गू की बहुत बारीकी से जांच नहीं करनी चाहिए। स्पिरिट इंसेक्ट ताओवादी ने सिर हिलाया, फिर सुझाव दिया, आइए बैठें और बात करें। उन तीनों ने अपनी सीटें ले लीं। चू जुवान और स्पिरिट कीट ताओवादी एक दूसरे का सामना कर रहे थे, जबकि हान कृषक व्यस्तता से पेस्ट्री खा रहा था और किनारे पर चाय पी रहा था। तुम्हारे पास कौन सा दूसरा परिवर्तन है? चू जुवान ने पूछताछ की। आत्मा कीट ताओवादी ने 3 उंगलियां उठा रखी थीं। मेरे पास 3 सेकंड हैं परिवर्तन गू। सबसे पहले लौह कवच शैल, दूसरा विचार पोषक, तीसरा क्यूई सागर बीज। 3 गू प्रकारों को सुनकर चू हुआन की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं, जिनके बारे में उसने ब्लड वर्म स्टॉर्म में पढ़ा था। आयरन आर्मर शेल, एक दूसरा परिवर्तन वाला गू जो कृषक की त्वचा को लगातार मजबूत करने के लिए एक पदार्थ का स्राव करता है। जब हमला किया जाता है तो ये स्राव को तेजी से बढ़ाता है, त्वचा को एक पल में बेहद कठोर बना देता है, एक उच्च श्रेणी के जादुई उपकरण से पूर्ण झटका झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत होता है। इस पुस्तक का असली घर है किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर। वास्तविक अनुभव के लिए इसे देखें। एक और दूसरा परिवर्तन वाला गू जो कि मस्तिष्क के भीतर रहना चाहिए। यह एक कृषक की मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, जिससे उन्हें एक साथ कई जादुई उपकरणों को नियंत्रित करने की अनुमति मिलती है। हालांकि अगर इसे अच्छी तरह से खिलाया जाए तो यह उल्टा असर डाल सकता है, क्योंकि इसका पसंदीदा आहार कृषक की आत्मा में स्थित है और यह क्यूईसी सीड को प्रलोभन में डाल सकता है। तीसरा परिवर्तन गू, गोल्डन कोर स्तर के समान, तीसरे परिवर्तन परिपक्वता तक पहुंचने में सक्षम है, बशर्ते इसमें पर्याप्त पोषण हो। हालांकि इसे दूसरे से तीसरे स्तर तक बढ़ाना बेहद मुश्किल है, जिससे कई लोग इसे दूसरे परिवर्तन वाले गू के रूप में वर्गीकृत करते हैं। ये गू अंगों, धड़ या मस्तिष्क में नहीं रहता है, लेकिन इसे कृषक के क्यूई सागर के भीतर पोषित किया जाना चाहिए। ये खेती के दौरान किसी भी अतिरिक्त आध्यात्मिक क्यूई का उपभोग करता है और इसे जारी कर सकता है। प्रभावी रूप से एक दूसरे के रूप में कार्य करना, यद्यपि बहुत छोटा, क्यूई सागर आध्यात्मिक क्यूई का ये छोटा सा हिस्सा जीवन या मृत्यु स्थितियों में महत्वपूर्ण हो सकता है। तीनों गू प्रभावशाली थे
और चू हुआन को आश्चर्य हुआ कि कैसे इस आत्मा कीट ताओवादी ने स्वर्गीय सील संप्रदाय की जांच से अनजान होकर उनका पालन पोषण किया, खासकर जब से गू की खेती को रूढ़िवादी संप्रदायों द्वारा एक राक्षसी अभ्यास माना जाता था। अपनी कीमत बताओ, चू जुवान ने सिर हिलाया। स्पिरिट इंसेक्ट, ताओवादी ने तुरंत जवाब दिया। लौह कवच शैल, प्रारंभिक द्वितीय परिवर्तन, 1000 छोटे आध्यात्मिक पत्थर। विचार पोषणकर्ता, प्रारंभिक द्वितीय परिवर्तन, 1000 छोटे आध्यात्मिक पत्थर। क्यूईसी सीड, मध्य दूसरे परिवर्तन, 1800 छोटे आध्यात्मिक पत्थर। चू जुवान ने भौहें चढ़ा दीं। ये कीमतें अत्यधिक थीं। आमतौर पर शुरुआती दूसरे परिवर्तन वाले गू की कीमत मध्य श्रेणी और उच्च श्रेणी के जादुई उपकरणों के बीच होती थी, आमतौर पर लगभग 500 छोटे आध्यात्मिक पत्थर। स्पिरिट कीट ताओवादी ने आगे बढ़ने की दर दोगुनी कर दी थी। स्पष्ट रूप से वह चू जुवान की स्पष्ट संपत्ति का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा था। भले ही चू जुवान के पास बहुत सारे स्पिरिट स्टोन थे, लेकिन वह उन्हें लापरवाही से खर्च नहीं करने वाला था। हान कृषक ने आत्मा कीट ताओवादी का समर्थन करने के लिए हस्तक्षेप किया, साथ ही दाओवादी है, इन दिनों कीमतों में वृद्धि सामान्य बात है। तुम्हें पता है क्यों, है ना? चू जुवान ने एक पल के लिए विचार किया, फिर अचानक पूछा, गू के एक संभोग की कीमत क्या है? स्पिरिट इंसेक्ट ताओवादी अचंभित रह गया, फिर उसने उपहास उड़ाते हुए कहा, आपको लगता है कि आप गू से संभोग करने की कोशिश कर सकते हैं? भारी प्रयासों के निवेश के बाद हो सकता है कि आपके पास एक विकृत गू के अलावा कुछ न बचे। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप इस विचार को त्याग दें और दूसरा परिवर्तन वाला गू खरीद लें। अब उन्होंने चू जुवान को गू साधना में एक नौसिखिया के रूप में देखा, जो संभवतः उनके द्वारा पढ़ी गई किसी चीज से प्रेरित था और स्वयं प्रयोग करने के लिए उत्सुक था। चू जुवान शांत रहा। बस मुझे कीमत बताओ। जहां तक परिणामों की बात है, मैं उन्हें सहन कर लूंगा। इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं है। स्पिरिट कीट ताओवादी ने कहा, 3 गू के लिए प्रत्येक संभोग सत्र में 50 छोटे आध्यात्मिक पत्थरों की लागत आएगी। चू जुवान ने सिर हिलाया। ये कीमत स्वीकार्य थी, गू के लिए पिछले अपमानजनक आंकड़ों से कहीं अधिक। स्पिरिट कीट ताओवादी ने कहा, संभोग प्रक्रिया यहीं पूरी होनी चाहिए। ये ठीक है, चू जुवान ने सहमति व्यक्त की। जल्द ही आयरन आर्मर शेल, थॉट नर्चरर और क्यूईसी सीड को क्रमिक रूप से स्टील के तार के साथ जोड़ा गया। गू के बीच कोई प्रजनन अलगाव नहीं है। कोई भी किसी दूसरे के साथ संभोग कर सकता है, भले ही संतान विचित्र हो सकती है, जबकि मजबूत संतानें दुर्लभ थीं, कमजोर और विकृत संतानें आम थीं। भुगतान निपटाने के बाद आत्मा कीट ताओवादी बिना देरी किए चला गया। हान कल्टीवेटर ने कुछ खुशियों का आदान प्रदान किया और फिर चला गया। चू जुवान भी देर तक नहीं रुका, सीधे ब्लू स्टार की ओर बढ़ गया। गू द्वारा अंडे देने से लेकर बच्चों के उभरने तक की प्रक्रिया में समय की आवश्यकता होती है। ज़ोंबी ग्रह के लिए एक आदर्श कार्य, जहां समय अलग अलग तरीके से बहता है। चू जुवान आत्मा को पकड़ने वाली बुराई को पोषित करने वाली श्रृंखला के भीतर ध्यान कर रहा था, साथ ही साथ यिन ईविल क्यूई को अवशोषित कर रहा था और एक बड़े रक्तमोती को परिष्कृत कर रहा था। उनकी खेती तेजी से आगे बढ़ी। आयरन आर्मर शेल, थॉट नर्चरर और क्यूईसी सीड के अनुरूप 3 अलग अलग रंग के अंडे देने के बाद काले, सफेद और नीले, भारी ऊर्जा व्यय के कारण गैंग्सी गहरी नींद में सो गई। दिन बीतते गए और अंडे के छिलके सख्त हो गए। एक दिन काले अंडे का छिलका फूटने लगा। चू जुवान ने अपने दिल में हलचल महसूस की और तुरंत अपना ध्यान बंद कर दिया और अपना ध्यान काले गू अंडे की ओर लगाया। संपर्क TOS 200% वेलकम बोनस आपके पहले जमा ग्राफ पर 100,000 रुपये तक द डेमोनिक कल्टीवेटर इन ज़ोंबी वर्ल्ड C73 अंडे सेना। नया गू काले गू अंडे की सतह पर दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैलती हैं। चू जुवान की निगरानी में यह अचानक खुल गया। अंडे के भीतर एक नर्म काला लावा पड़ा हुआ था। उसका शरीर एक खोल से इतना नाजुक ढका हुआ था कि वह हल्के से छूने पर मुलायम कागज की तरह फटने लगता था। इसके अंग अत्यधिक नाजुक थे, ऐसा प्रतीत होता था कि संपर्क में आने पर टूटने को तैयार थे। कमजोर पैदा हुए लावा की जीवन शक्ति सुलझते धागों की तरह खत्म हो गई।
ये लावा, लौह कवच शैल और रक्त इस्पात तार के बीच संभोग का एक उत्पाद, एक विकृत रचना थी। चू जुवान के हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना भी इसकी दयनीय मृत्यु हो गई। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह संभोग प्रयास विफल हो गया था। गू मेटिंग की विफलता एक सामान्य घटना थी। भले ही अन्य गू प्रजनकों ने आयरन आर्मर शेल और ब्लड स्टील वायर का सफलतापूर्वक मिलन किया हो, चूजुवान के मामले में सफलता की गारंटी नहीं थी। आखिरकार प्रत्येक गू की अपनी विशिष्ट आहार और विकासात्मक आवश्यकताएं थीं। यहाँ तक कि अत्यधिक कुशल गू प्रजनक भी केवल ये दस्तावेज कर सकते हैं कि किस गू जोड़ी के सफल होने की संभावना अधिक है। वे कभी भी सही परिणाम की गारंटी नहीं दे सकते। निडर होकर चूजुवान ने अपने मन को शांत किया और अपनी खेती जारी रखी और अगले 2 अंडों के फूटने का इंतजार किया। 1 महीने बाद बचे हुए दोनों अंडों में दरारें आ गईं। चूजुवान की नज़र के नीचे 2 थोड़े पारदर्शी लावा क्रमिक रूप से उभरे। थॉट नर्चरर और ब्लड स्टील वायर की संतान एक पारभासी सफेद लावा थी, जबकि क्यूईसी सीड और ब्लड स्टील वायर की संतान एक आसमानी नीला लावा थी। चूजुवान को आश्चर्य हुआ, दोनों लावा सामान्य दिखाई दिए और काफी जीवंत थे। जन्म के तुरंत बाद उन्होंने अपने अंडे के छिलके को पूरी तरह से निगल लिया। उनके पेट फूले हुए थे और उन्होंने उत्सुकता से अपने आसपास का निरीक्षण किया। चूजुवान ने उन्हें अपनी रक्त थैली में एकत्र किया और उनकी क्षमता की जांच करने के लिए एक पहचान तकनीक का उपयोग करते हुए उन्हें रक्त मोती खिलाना शुरू कर दिया। इस परीक्षा के बाद चूजुवान और भी अधिक आश्चर्यचकित हुआ। दोनों लावा में तीसरे परिवर्तन तक पहुंचने की क्षमता थी। इसका मतलब ये था कि पर्याप्त पोषण दिए जाने पर वे गोल्डन कोर महान शक्तियों की तुलना में तीसरे परिवर्तन वाले गू बनने के लिए आसानी से आगे बढ़ सकते थे। इसके अलावा प्रत्येक लावा ने अपने दोनों मूल उपभेदों के गुणों का प्रदर्शन किया, जिसमें उन विशेषताओं का मिश्रण शामिल था जो असाधारण रूप से फायदेमंद साबित हो सकते थे। चूजुवान का चेहरा संतुष्टि से चमक उठा। स्पष्ट रूप से उसके आसपास के अच्छे कर्मों ने एक बार फिर अपनी भूमिका निभाई और परिणाम को सूक्ष्मता से प्रभावित किया। ऐसे आशीर्वाद अमूल्य थे, वे संभाव्यता के ज्वार को उसके पक्ष में मोड़ सकते थे। हालांकि दोनों लावा अभी तक युद्ध में सहायता प्रदान करने के लिए तैयार नहीं थे। पहले परिवर्तन फू में आगे बढ़ने और वास्तव में कार्यात्मक बनने के लिए उन्हें कम से कम 1 या 2 महीने के पालन पोषण की आवश्यकता होगी। थॉट नर्चरर लावा मेरी मानसिक शक्ति को बढ़ाएगा, मुझे एक साथ अधिक जादुई उपकरणों को नियंत्रित करने की इजाजत देता है, चूजुवान ने सोचा। और क्यूईसी सीड लावा एक मिनी क्यूई सागर की तरह है, जो मेरी आध्यात्मिक क्यूई की कुल मात्रा को बढ़ाएगा। खुशी के एक संक्षिप्त क्षण के बाद चूजुवान ने अपना ध्यान फिर से शुरू किया। अपने साधना अभ्यास के घेरे में बैठकर पलक झपकते ही ब्लू स्टार का 2 महीने का समय बीत चुका था। एक विचार के साथ चूजुवान ने 3 गू कीड़ों को अपनी हथेली में बुलाया। पहला था गैंगसी, दूसरा था बाय और तीसरा लैन था। यदि आपको अमेज़न पर यह कहानी मिलती है तो कृपया उल्लंघन की रिपोर्ट करें। चूजुवान ने विशेष रूप से उन्हें नाम देने में समय बर्बाद नहीं किया, बस उनके कान में रहने वाले सुनने वाले कीड़े के लिए ये कुछ हद तक अनावश्यक हो गया था, क्योंकि चूजुवान ने इसे स्वतंत्रता देने का फैसला किया था और एक बार बाई और लैन ने इसे जाने दिया था। समुद्र क्रमशः चूहुआन को अपनी मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक क्यूई दोनों में वृद्धि महसूस हुई। उसने अपने हाथ से इशारा किया और दुष्ट आत्मा श्रृंखला एक काले अजगर की तरह उसके चारों ओर लिपटी हुई थी। पहले इन 2 जादुई उपकरणों को एक साथ संचालित करने से उसे थोड़ा चक्कर आना और दबाव महसूस होता था, लेकिन अब वह अपनी सीमा पर नहीं था। ये दर्शाता है कि वह एक तीसरे जादुई उपकरण और मैरिट बेल को सक्रिय कर सकता था। दिखाई दिया उसके सिर के ऊपर तैरते हुए और उसे अपनी उपस्थिति में घेर लिया, जो सभी बुरी और द्वेषपूर्ण ताकतों को बाहर निकालने में सक्षम था। सुनहरी रोशनी इतनी सघन थी कि इसने लगभग सभी हमलों से अप्रभावित होकर 3 जादुई उपकरणों को संचालित करने में खुशी की मुस्कान बिखेर दी। फिर भी इसके लिए धन्यवाद गू। चूजुवान ने एक बार फिर उसी साधना स्तर पर अपने कई साथियों को पीछे छोड़ दिया था। वाटर कर्टेन गुफा में चूजुवान संदेशों की जांच करने के लिए आदतन अपने निवास पर लौट आया।
वर्तमान में हेवनली सील संप्रदाय के कृषकों और वू प्रांत के मूल संप्रदायों के बीच तनाव बढ़ रहा था। चू जुवान ने पहले चेन जी को उसे नियमित अपडेट के साथ सूचित रखने का निर्देश दिया था। इसके अलावा एक्सट्रीम यिन गुफा के 3 वरिष्ठ भाई भी संदेश छोड़ सकते हैं, जिससे किसी भी अपडेट के लिए बार बार जांच करना समझदारी होगी। गुफा के संदेश रिकॉर्डिंग सरणी को सक्रिय करने पर चू जुवान ने जो पहली आवाज सुनी वह वास्तव में चेन जी की थी। अंकल मास्टर चू, कृषकों के पहले समूह को भारी नुकसान हुआ। यहाँ तक कि 2 फाउंडेशन स्थापना चरण के कृषक भी नष्ट हो गए हैं। क्यूई रिफाइनिंग चरण के कृषकों के बीच और भी अधिक मौतें हुई हैं। अंकल मास्टर चू, हमने एक्सट्रीम यिन गुफा में एक दूसरा नश्वर शहर स्थापित करना शुरू कर दिया है और अंकल मास्टर वू टैंक के मार्गदर्शन में कई आध्यात्मिक अंकुरों की भर्ती की है। अंकल मास्टर चू, एक्सट्रीम यिन केव ने एक नया फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज कल्टीवेटर प्राप्त किया है, एक बाहरी भटकने वाला कल्टीवेटर जो स्वेच्छा से शामिल हुआ है। अंकल मास्टर चू, हेवनली सील संप्रदाय के मुख्य हॉल द्वारा भेजा गया कृषकों का दूसरा समूह आ गया है। अंकल मास्टर चू। चू जुवान ने चेन जी के सभी संदेशों को धैर्यपूर्वक सुना। ये क्यूई रिफाइनिंग चरण का शिष्य अपने कर्तव्यों में सावधानीपूर्वक था, हर विवरण को कवर करता था। अपने विवरण के माध्यम से चू हुआन को हेवनली सील संप्रदाय और मूल वू प्रांत संप्रदायों के बीच संघर्ष की व्यापक समझ प्राप्त हुई। वू प्रांत में भेजे गए हेवनली सील संप्रदाय के कृषकों का पहला जत्था ज्यादातर वे लोग थे जो अपने ही वर्ग में बहिष्कृत थे, उनके पास मजबूत पृष्ठभूमि का अभाव था और इसलिए वे बहुत शक्तिशाली नहीं थे। कई लोगों की धारणा के विपरीत मूल वू प्रांत संप्रदाय इतने कमजोर नहीं थे। उन्होंने कई जवाबी हमले आयोजित किए थे, जिनमें से एक एक्सट्रीम यिन गुफा के क्षेत्र में लगभग पहुंच चुका था। अचानक चू जुवान ने एक नई आवाज सुनी जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। जूनियर ब्रदर चू, मुख्य हॉल से कृषकों का दूसरा जत्था आ गया है, जिसमें सीनियर झाओ वुया के 2 शिष्य भी शामिल हैं। यदि आप उपलब्ध हैं तो मेरी गुफा में आएं और मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। चू जुवान ने भौहें उठाईं। झाओ वुया गोल्डन कोर स्टेज कल्टीवेटर थे जिन्होंने एक्सट्रीम यिन गुफा को हेवनली सील संप्रदाय में शामिल करने में मदद की। वह डिवाइन स्टार संप्रदाय की प्रथाओं के प्रति नापसंदगी के लिए जाने जाते थे। वान वयंग और झाओ वुया पुराने परिचित प्रतीत होते थे और स्पष्ट रूप से झाओ वुया के शिष्यों को लियू जेनेक्सियोनिग द्वारा सहयोगी माना जाता था। हालांकि वू प्रांत में भेजे गए दूसरे बैच का हिस्सा होने के कारण ये दोनों कृषक सुझाव देते हैं कि झाओ वुया का गुट अन्य गुटों के दबाव में हो सकता है। उस मामले में उनसे मिलना वास्तव में अच्छा होगा, चू जुवान ने सोचा। भले ही दोस्त के रूप में नहीं, कम से कम मैं उनके साथ कुछ वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकता हूँ। इस पर विचार करते हुए चू हुआन ने अपनी उड़ने वाली तलवार उठाई और वाटर कर्टेन गुफा को छोड़ दिया। चरम यिन गुफा के उत्तर की ओर स्थित लियू जेनेक्सियोनग के निवास की ओर बढ़ गया। कुछ बार चक्कर लगाते हुए चू हुआन को गुफा मिली, यह वहां उसकी पहली यात्रा थी। पहुंचने पर उन्होंने लियू जेनेक्सियोनग से संपर्क करने के लिए ट्रांसमिशन जेड का उपयोग किया। हैरानी की बात यह है कि धुंध जल्द ही छट गई, जिससे एक रास्ता खुल गया। लियू जेनेक्सियोनग और एक अन्य कृषक उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए। जूनियर ब्रदर, हम तो बस आपके बारे में बात कर रहे थे। क्या संयोग है कि आप अभी आ गए। लियू जेनेक्सियोनग ने व्यापक मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। संपर्क TOS ज़ोंबी वर्ल्ड C74 में राक्षसी कल्टीवेटर चरम यिन गुफा को लड़ाई में खींचा जा रहा है। जब लियू जेक्सियोनग ने गर्मजोशी से परिचय दिया तो चू हुआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जूनियर ब्रदर, ये झेंग चांगकिंग हैं, जो सीनियर झाओ वुया के एक प्रतिष्ठित शिष्य हैं। वह जानवरों को वश में करने में विशेषज्ञ हैं। उनकी देखरेख में कई फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज स्पिरिट जानवर हैं। झेंग चांगक्विंग ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरी चापलूसी करते हैं, मुझे केवल राक्षसी जानवरों का पालन पोषण करने में रुचि है। वह चू जुवान की ओर मुड़ा, तो आप चू जुवान हैं? आपसे मिलकर खुशी हुई। मैंने लियू से आपकी उपलब्धियों के बारे में सुना है। अपने 20वें दशक में फाउंडेशन की स्थापना के लिए आगे बढ़ना वास्तव में एक विलक्षण व्यक्ति। चू जुवान ने विनम्र मुस्कान के साथ जवाब दिया,
वरिष्ठ भाई ने इसे बड़ा चढ़ाकर बताया है। ये ज्यादातर सौभाग्य है। जेंग चांगकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा मालिक एक दूसरे को अच्छी तरह से जानता है, हमें एक दूसरे की अधिक सहायता करनी चाहिए। तीनों ने लियू झेक्सियोनग की गुफा में प्रवेश किया और बस गए। बातचीत ज्यादातर लियू झेनेक्सियोनग और जेंग चांगकिंग के बीच थी, जिसमें चू हुआन रुक रुक कर बात कर रहा था। थोड़ी देर के बाद जेंग चांगकिंग ने उल्लेख किया, मेरा कनिष्ठ भाई जल्द ही हमारे साथ जुड़ेगा। लियू झेनेक्सियोनग का चेहरा उत्साह से चमक उठा, आपका मतलब है लू यिन? मैं कुछ समय से उनसे मिलना चाहता था लेकिन कभी मौका नहीं मिला। इस बार उसे यहाँ क्या लाया है? जेंग चांगकिंग ने आह भरते हुए कहा, जूनियर ब्रदर लू का व्यक्तित्व अजीब और जिद्दी है। उसे आने के लिए मनाने में काफी अनुनय विनय करना पड़ा। कृपया बातचीत के दौरान उसके द्वारा किए गए किसी भी अनजाने अपराध को माफ कर दें। लियू झेनेक्सियोनग और चू जुवान दोनों ने समझदारी से सिर हिलाया। साधकों में विलक्षणताएं आम थीं, विशेष रूप से वे जो अपनी पढ़ाई में गहराई से तल्लीन थे, अक्सर लंबे समय तक एकांतवास के बाद व्यक्तित्व में बदलाव से गुजरते थे। जल्द ही बाहर से एक आवाज आए, मैं आ गया हूँ। लियू झेनेक्सियोनग अन्य दो के साथ नवागंतुक का स्वागत करने के लिए बाहर गया। चू जुवान ने उसे देखा, पतला, गहरे सेट के साथ आंखें और मुरझाया हुआ चेहरा। बड़े उत्साह के साथ लियू झेनेक्सियोनग ने अभिवादन किया, लू यिन, मैं एक्सट्रीम यिन गुफा का लियू झेनेक्सियोनग हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फेलो डाओइस्ट लू, क्या आपके पास बिक्री के लिए कोई दूसरा परिवर्तन वाला गू है? लू यिन ने उस पर तिरछी नजर डाली, फेलो डाओइस्ट लियू, दूसरे परिवर्तन वाले गू को घर के लिए एक मांस और रक्त अंग की आवश्यकता है। यदि आपके पास ऐसा कोई अंग नहीं है, उन्हें न खरीदना ही सबसे अच्छा है। लियू झेनेक्सियोनग ने हंसते हुए कहा, भले ही मेरे पास अभी तक अंग नहीं है, फिर भी कीमत पूछने में कोई बुराई नहीं है। लू यिन ने शांति से कहा, सबसे कम कीमत 1200 छोटे आध्यात्मिक पत्थर हैं। लियू झेनेक्सियोनग की मुस्कान जम गई, कीमत अत्यधिक थी। चू हुआन ने लू यिन को अधिक करीब से देखा। हालांकि उनकी शक्ल परिचित नहीं थी, लेकिन उनकी आवाज के स्वर ने उन्हें दूर कर दिया। उन्होंने अनुमान लगाया कि वह आदमी है। पहचान, ये वास्तव में स्पिरिट की ताओवादी था, जिससे वह उस दिन अज्ञात बाजार में टी हाउस में मिला था। उनका आचरण बहुत समान था, दोनों समान रूप से असहज थे। जेंग चांगकिंग ने गंभीर स्वर में कहा, जूनियर ब्रदर लू, फेलो दाओवादी लियू के गुरु आदरणीय वान वयंग हैं, जो हमारे अपने गुरु के पुराने परिचित हैं। हमें निश्चित रूप से भविष्य में एक दूसरे का समर्थन करने की आवश्यकता होगी। क्या आप कीमत कुछ कम नहीं कर सकते? ये कहानी रॉयल रोड से चुराई गई है। यदि अमेज़न पर पाया जाता है, तो कृपया एक रिपोर्ट दर्ज करें। लू यिन ने थोड़ी अधीरता दिखाते हुए फिर भी सिर हिलाया, तो फिर इसे 1000 स्पिरिट स्टोन होने दें। मैं इससे नीचे नहीं जा सकता। हालांकि लियू झेनेक्सियोनग और लू यिन के बीच बातचीत कभी भी आम सहमति तक नहीं पहुंच पाए। आखिरकार बातचीत से थक चुके लू यिन ने समय से पहले ही छुट्टी ले ली। जेंग चांगकिंग ने लियू झेनेक्सियोनग से माफी मांगी और उसका पालन किया। उनके जाने के बाद लियू झेनेक्सियोनग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और गहरी सांस ली। वरिष्ठ भाई, क्या ये लू यिन वास्तव में दुर्जेय है? चू जुवान ने पूछताछ की। लियू झेनेक्सियोनग ने पूछताछ की। उदास होकर उत्तर दिया, मैंने पूछताछ की है। गू की खेती करने वाले स्वर्गीय सील संप्रदाय के छिपे हुए हलकों में फाउंडेशन स्थापना चरण के खेती करने वाले कुछ ही हैं, और लू यिन को उनमें से सबसे कुशल माना जाता है। लियू ने आगे कहा, उनकी खेती की गई गू शक्तिशाली और सुपाच्य दोनों हैं। अफसोस की बात है कि हम एक समझौते पर नहीं पहुंच सके। लियू झेक्सियोनग ने हल्के से आह भरी, एक्सट्रीम यिन गुफा की हमारी वंशावली ने गू खेती में अपनी अधिकांश विरासत खो दी है। केवल ब्लड वर्म स्टॉर्म शेष है। खुद को मजबूत करने के लिए हम दूसरों पर निर्भर रहने को मजबूर हैं। लू यिन जैसे किसी व्यक्ति के माध्यम से गू खेती की कला को सबसे अच्छा समझा जा सकता है, लेकिन कौन जानता था कि वह इस तरह के स्वभाव का होगा और हमें कोई छूट नहीं देगा, उन्होंने कहा। चू हुआन ने सोच समझकर सुना। ताकत बढ़ाना, क्या ऐसा हो सकता है कि एक्सट्रीम यिन गुफा को भी मैदान में खींचा जाए?
यह शायद ही अच्छी खबर थी। हेवनली सील संप्रदाय और मूल वू प्रांत संप्रदायों के बीच चल रहा युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ पर था। कृषक इस स्तर पर युद्ध के लिए प्रतिबद्ध थे जब तक कि वे नहीं थे। फाउंडेशन स्थापना के बाद के चरणों में विशेषज्ञों के पास जीवित रहने की कोई निश्चित संभावना नहीं थी। यह एक मांस की चक्की के समान था जो इसके भीतर फंसे हर जीवित प्राणी को मिटा देता था। जैसा कि अपेक्षित था, लियू जेनेक्सियोनग ने आगे पूछताछ करने पर अधिक जानकारी दी। वरिष्ठ झाओ वुया ने हमारे गुरु और हेवनली सील संप्रदाय के वरिष्ठ हुआंग युआनवू के साथ मिलकर वू प्रांत में पर्पल मियामा पर्वत के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया और वहां एक बहुमूल्य खजाना जब्त किया। इस खजाने की हानि से संबंधित मूल संप्रदायों का हालिया आक्रमण अत्यधिक तीव्र हो गया है। इसलिए हेवनली सील संप्रदाय के मुख्य हॉल ने आदेश दिया है कि एक्सट्रीम यिन गुफा के हमारे वंश को भी युद्ध में शामिल होना चाहिए। युद्ध में उसके मरने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं ब्लू स्टार की ओर पीछे हट जाऊंगा, चू जुवान ने अंदर ही अंदर संकल्प लिया। एक बार जब मैं रक्त दुष्ट दानव शोधन शास्त्र को 7वीं परत तक ले जाऊंगा और फाउंडेशन स्थापना के बाद के चरणों तक पहुंच जाऊंगा तो यहाँ लौटने में बहुत देर नहीं होगी। ब्लू स्टार उसकी शरणस्थली होगी। जूनियर ब्रदर, यही स्थिति है, लियू जेनेक्सियोनग ने गंभीरता से समझाया। इसलिए मैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। सीनियर ब्रदर ली और सीनियर ब्रदर वू भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। लियू जेनेक्सियोनग ने फिर चू जुवान की ओर रुख किया। आपको भी खुद को मजबूत करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। चू जुवान ने सहमति में सिर हिलाया। अचानक लियू जेनेक्सियोनग को कुछ महत्वपूर्ण याद आया और उन्होंने तुरंत कहा, आप गुमनाम बाजार में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। हाल ही में एक रहस्यमयी आकृति सामने आई है जो काफी मात्रा में बड़े रक्त मोती बेच रही है। चू जुवान को एक आंतरिक आनंद महसूस हुआ। रहस्यमय व्यक्ति, क्या वह स्वयं नहीं था? हालांकि उन्होंने अपना संयम बनाए रखा और गंभीरता से सिर हिलाया। वैसे गुरु ने हाल ही में वू प्रांत के उत्तरी भाग में एक कृषक परिवार से एक नए शिष्य को स्वीकार किया है जो पहले इंपीरियल स्पिरिट माउंटेन के क्षेत्र में था। लियू जेनेक्सियोनग ने आगे कहा, उनके परिवार चेन परिवार को एक घोटाले में फंसाया गया था और इंपीरियल स्पिरिट माउंटेन द्वारा नष्ट कर दिया गया था। वह भागने में कामयाब रहे और हमारी एक्सट्रीम यिन गुफा में शरण लेते हुए यहाँ पहुँचे। उसका नाम चेन झाओफेंग है और उसकी प्रतिभा सराहनीय है, वरिष्ठ भाई ली के बराबर। लियू जेनेक्सियोनग ने कहा, उनका निवास मेरी गुफा के दक्षिण पूर्व में स्थित है जो एक घाटी के भीतर बसा हुआ है। जब आपके पास समय हो तो आपको उनसे मिलना चाहिए। हम जल्द ही युद्ध में शामिल होंगे और एक अतिरिक्त सहयोगी होना केवल फायदेमंद हो सकता है। चू जुवान ने सिर हिलाया। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ भाई। वास्तव में एक्सट्रीम यिन गुफा के अन्य फाउंडेशन प्रतिष्ठान चरण के कृषकों से मिलना समझदारी होगी। हालांकि चूंकि उन्होंने युद्ध के इस मांस की चक्की से बचने की योजना बनाई थी, इसलिए चेन झाओफेंग के साथ गहराई से जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लियू जेनेक्सियोनग के निवास को छोड़ने के बाद चू हुआन चेन झाओफेंग के निवास की ओर चला गया। घर पर किसी को न पाकर चू जुवान ने अपनी यात्रा और मिलने के इरादे का संकेत देते हुए एक संदेश छोड़ा, बिना अधिक विस्तार से बताए। संपर्क TOS द डेमोनिक कल्टीवेटर इन जॉम्बी वर्ल्ड C75। इतने सारे लोगों को युद्ध के लिए बुलाया गया। कितने लोग वाटर कर्टेन गुफा में लौटेंगे? एक और महीना बीत गया जो ब्लू स्टार पर 10 महीनों के बराबर है। चू जुवान ने इस समय का अधिकांश समय टू ड्रैगन सिटी में स्थित सोल कैप्चरिंग इविल नर्चरिंग एरे में बिताया और अपने कौशल को निखारा। जब भी आध्यात्मिक पौधे पकते थे या बड़े रक्त मोतियों की कटाई का समय होता था, वह इन वस्तुओं को अपने आवश्यक संसाधनों के बदले में बदलने के लिए इस दुनिया से अज्ञात बाजार में चला जाता था। बाजार की प्रत्येक यात्रा में उसे एक अलग भेष धारण करते हुए देखा गया। भेष बदलने की कला में महारत हासिल करने के बाद उसने अब तक 3 अलग अलग पहचानों का इस्तेमाल किया था। यहाँ तक कि सॉन्ग फैंग, लू यिन या हान नाम वाले कल्टीवेटर को पार करते समय भी वे इस बात से अनजान रहे कि चू जुवान वही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज कल्टीवेटर था जिसके साथ उन्होंने पहले व्यापार किया था।
प्रत्येक दौरे के साथ चू जुवान को युद्ध तेज होता हुआ महसूस हो रहा था। क्यूई रिफाइनिंग चरण के कृषकों द्वारा संचालित स्टॉल अक्सर बदल जाते थे, कभी कभी कुछ ही दिनों के भीतर। महत्वपूर्ण सोंगफेंग युद्ध में गिर गया था, जो इस मांस चक्की जैसे संघर्ष की निर्दयी प्रकृति का प्रमाण है, जिसने बिना किसी हलचल के कई जिंदगियों को निगल लिया। एक्सट्रीम यिन गुफा के युद्ध में शामिल होने का समय आ गया था। वाटर कर्टेन गुफा की ध्वनि रिकॉर्डिंग संरचना में चू हुआन का एक नया संदेश इंतजार कर रहा था, जिसे एक्सट्रीम यिन गुफा के वरिष्ठ भाई ली जुआनमिंग ने छोड़ा था। जूनियर ब्रदर चू जुवान, मास्टर ने हमें प्रशिक्षण मैदान में इकट्ठा होने का आदेश दिया है। चू जुवान ने इस दिन का लंबे समय से इंतजार किया था। उसने अपना सामान इकट्ठा किया और एक्सट्रीम यिन गुफा प्रशिक्षण मैदान के लिए निकल पड़ा। अपने आगमन पर उन्होंने पाया कि एक्सट्रीम यिन गुफा के अन्य फाउंडेशन प्रतिष्ठान चरण के कृषक पहले से ही एकत्र हो चुके थे। उनका नेतृत्व कर रहे थे ली जुआनमिंग, जो सफेद वस्त्र पहने हुए थे और मार्शल जैसी भव्यता प्रदर्शित कर रहे थे। उनके साथ लियू जेनेक्सियोनग, वू टैंग और अन्य लोग खड़े थे, जिनमें एक अपरिचित व्यक्ति भी शामिल था। ये व्यक्ति ली जुआनमिंग के साथ गहराई से बातचीत में लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि यह चेन झाओफेंग है, जो एक्सट्रीम यिन केव में हाल ही में शामिल हुआ शिष्य है। जूनियर भाई, ली जुआनमिंग ने चू जुवान पर नजर डालते हुए बिना कोई टिप्पणी किए थोड़ा सिर हिलाया। उनकी साधना अब फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण तक पहुंच गई थी, जिससे उन्हें हेवनली सील संप्रदाय के विशाल रैंकों के भीतर भी एक विलक्षण व्यक्ति के रूप में चिन्हित किया गया था। इसके विपरीत चू जुवान कुछ सामान्य लग रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिभाएं उतनी प्रबल नहीं थीं जितना कि ली जुआनमिंग ने एक बार सोचा था, और चू हुआन के प्रति उनकी कोई भी पिछली चेतावनी धीरे धीरे खत्म हो गई थी। चू जुवान ने हल्के से सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ली जुआनमिंग की उसके प्रति सावधानी की कमी वास्तव में घटनाओं का एक अनुकूल मोड़ था। पहले उन्हें चिंता थी कि एक्सट्रीम यिन केव का वरिष्ठ भाई ईर्ष्यालु हो सकता है, जो संभावित रूप से चू हुआन को गंभीर टकराव के लिए मजबूर कर सकता है। वू टैंग ने ली जुआनमिंग की तरह केवल चू हुआन के साथ अभिवादन का आदान प्रदान किया, आगे कोई बातचीत नहीं की। इसके बजाय चेन झाओफेंग के साथ अपनी चर्चा जारी रखी। इसके विपरीत लियू जेनेक्सियोनग ने हाल की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए चू जुवान से गर्मजोशी से संपर्क किया। हालांकि चू जुवान सतर्कता से बाहरी परिवर्तनों को देख रहा था और उन्हें याद रख रहा था, उसने धैर्यपूर्वक लियू जेनेक्सियोनग की बात सुनी। ये स्पष्ट था कि यह वरिष्ठ भाई वास्तव में उसे कनिष्ठ भाई और मित्र दोनों मानता था। थोड़ी देर के बाद लियू जेनेक्सियोनग ने चुपचाप चू जुवान को एक वस्तु सौंप दी। नीचे नजर डालने पर चू जुवान ने देखा कि यह मानव त्वचा से बना एक तावीज़ था। सिनेबार से तैयार किए गए रूढ़िवादी तावीज़ों के विपरीत इस पर मुड़ी हुई विचित्र रेखाएं अंकित थीं, जो पहली नज़र में निरर्थक लगती थीं। फिर भी करीब से निरीक्षण करने पर ये रेखाएं एक भयानक पैटर्न में एकत्रित होती हुई प्रतीत हुईं। इस पुस्तक का आनंद ले रहे हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि लेखक को श्रेय मिले, मूल प्रति ढूंढें। एक राक्षसी ताबीज जिसमें एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज टाइगर स्पिरिट शामिल है, लियू जेनेक्सियोनग ने फुसफुसाते हुए कहा। यह एक महत्वपूर्ण क्षण में आपकी जान बचा सकता है। चू जुवान की रुचि बढ़ गई। ये कहाँ से आया? वरिष्ठ भाई लियू, स्पष्ट रूप से तावीज़ राक्षसी मूल का था। रूढ़िवादी कला में सरनी, कीमिया, उपकरण शोधन और तावीज़ शिल्प शामिल थे। असाधारण रूप से प्रतिभाशाली कुछ राक्षसी कृषकों ने रूढ़िवादी तावीज़ क्राफ्टिंग तकनीकों को राक्षसी तरीकों में अनुकूलित किया था। राक्षसी तावीज़ क्राफ्टिंग में मानव त्वचा के भीतर एक जीवित आत्मा को सील करना शामिल था, जो राक्षसी रूनों द्वारा दबाया गया था। उपयोगकर्ता के आदेश के लिए तावीज़ के भीतर आत्मा को हमेशा के लिए बांधना। ये टाइगर आत्मा तावीज़ एक फाउंडेशन स्थापना चरण का राक्षसी जानवर था, और अब इसमें और भी अधिक द्वेष और ताकत है, कम से कम एक उच्च श्रेणी के जादुई उपकरण के बराबर। एक राक्षसी तावीज़ की शक्ति जानवर नियंत्रण के वैकल्पिक रूप के रूप में कार्य करती है। उसने एक वुल्फ आत्मा तावीज़ का खुलासा किया। फैंग की उच्च कीमत के कारण वे कम सौहार्दपूर्ण शर्तों पर अलग हो गए। धन्यवाद वरिष्ठ भाई लियू। चू जुवान ने बिना किसी दिखावे के तावीज़
स्वीकार कर लिया। सभी की निगाहें अचानक से ये देखने लगीं कि यह एक्सट्रीम यिन गुफा के संरक्षक वान वयंग थे। मास्टर चू जुवान और अन्य लोग तुरंत झुक गए, थोड़ा सिर हिलाया, शायद क्योंकि उसने मूल वू प्रांत संप्रदायों से एक महत्वपूर्ण खजाना जब्त कर लिया था। उसका रंग विशेष रूप से मजबूत दिखाई दिया। मैं स्वर्गीय सील संप्रदाय से सहमत हूँ। चरम यिन गुफा जल्द ही युद्ध में प्रवेश करेगी, उन्होंने घोषणा की। मेरे प्रत्यक्ष शिष्यों के रूप में मैं व्यक्तिगत रूप से आप में से प्रत्येक के साथ उपस्थित नहीं हो सकता, इसलिए मैं आप में से प्रत्येक को एक उच्च श्रेणी का जादू उपकरण और राक्षसी गोलियों की एक बोतल प्रदान करूंगा। अपने भंडारण बैग की सफाई के साथ वान वयंग ने कई उच्च श्रेणी के जादू उपकरण जारी किए, जिससे उनके शिष्यों को उनमें से चुनने की इजाजत मिल गई। उनके द्वारा प्रदान किए गए विकल्पों की श्रृंखला प्रचुर मात्रा में थी। कुछ विचार के बाद चू जुवान ने मिस्टिक आयरन शील्ड को अपने रक्षात्मक जादुई उपकरण के रूप में चुना। उनकी पिछली ढाल गोल्डन वुड शील्ड हुईकोंग के हमले के दौरान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसमें कई दरारें दिखाई दी, जिससे इसकी रक्षात्मक क्षमताएं काफी कम हो गईं। इसकी मरम्मत करने के कौशल की कमी और एक शिल्पकार की सेवाओं के लिए भारी कीमत चुकाने को तैयार नहीं होने के कारण चू जुवान ने पहले से ही एक नया उच्च श्रेणी का रक्षात्मक जादुई उपकरण प्राप्त करने की योजना बनाई थी। वान वयंग की पेशकश समय पर थी और उनकी जरूरतों के साथ पूरी तरह से मेल खाती थी। जहां तक राक्षसी गोलियों की बात है, जिन्हें फ्यूरी क्यूई पिल्स के नाम से जाना जाता है, उन्हें किसी की गुप्त क्षमता को अस्थायी रूप से निकालने, आध्यात्मिक क्यूई के विस्फोट को उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया था। वान वयंग द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार किए गए ये जीवन को संरक्षित करने के अंतिम उपाय के रूप में थे। चू जुवान ने एक बोतल भी ली, हालांकि उसे उनका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उनका होना आवश्यक था। जब चू जुवान को वान वयंग से फ्यूरी स्पिरिट पिल्स मिली, तो पुराने मास्टर ने उसे एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। वान वयंग को याद आया कि कैसे चू जुवान ने उसे मिस्टी मैनर की कैद से छुड़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और शुरू में वह उसकी योग्यता से आश्चर्यचकित हो गया था। कुछ समय के लिए उन्होंने अपना सारा ज्ञान उन्हें देने पर भी विचार किया। हालांकि कई शिक्षाओं के बाद उन्होंने चू जुवान में कोई असाधारण क्षमता नहीं देखी। उनकी अंतर्दृष्टि केवल वू टैंग के बराबर ही लग रही थी, शायद लियू जेनेक्सियोनेग से भी कम, जिसने उन्हें कुछ हद तक निराश कर दिया था। बाद में वान वयंग ने चेन झाओफेंग को शामिल किया, जिनकी प्रतिभा ली जुआनमिंग की प्रतिद्वंद्वी प्रतीत होती थी। नतीजतन उनका ध्यान मुख्य रूप से चेन झाओफेंग पर केंद्रित हो गया और उन्होंने धीरे धीरे चू हुआन को नजरअंदाज कर दिया। वान वयंग ने फिर पूछा, चू जुवान, आपकी वर्तमान खेती का स्तर क्या है? सम्मानपूर्वक झुकते हुए चू जुवान ने जवाब दिया, मास्टर को रिपोर्ट करने के लिए मैं फाउंडेशन स्थापना के दूसरे स्तर पर बना हुआ हूँ। वह अपनी असली ताकत प्रकट करने को लेकर हमेशा सतर्क रहते थे। हेवनली सील संप्रदाय के भीतर एक्सट्रीम यिन गुफा वंश से असंतुष्ट कई गुट थे। बहुत अधिक शक्ति प्रदर्शित करने से केवल निरंतर जांच होगी और हर तरफ से भारी दबाव पड़ेगा। वान वयंग ने धीरे से आह भरी, ठीक है, अब जाओ। इतना समय बीत चुका था, फिर भी चू जुवान अभी भी फाउंडेशन प्रतिष्ठान के दूसरे स्तर पर था। क्या उसकी पिछली तीव्र प्रगति महज भाग्य का एक झटका थी? ली जुआनमिंग और चेन झाओफेंग ने कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, उनके भाव उदासीन थे। खेती की दुनिया में कई लोग चू जुवान की तरह थे, जो लुप्त होने और गुमनामी में दुखद अंत को पूरा करने से पहले थोड़े समय के लिए प्रतिभाशाली थे। जाओ, मैं तुम्हारी विजयी वापसी का इंतजार कर रहा हूँ। वान वयंग ने अपने 4 शिष्यों पर आखिरी नजर डालते हुए शांति से कहा। हाँ, चू जुवान और अन्य लोग झुके और फिर जाने के लिए मुड़े। इतने सारे लोगों को युद्ध के लिए बुलाया गया, कितने लोग वापस लौटेंगे? वान वयंग हल्की आह के साथ बुदबुदाया। संपर्क टॉस ज़ोंबी वर्ल्ड में राक्षसी कल्टीवेटर C76 भू प्रांत में प्रवेश करते हुए आयरनवाया पर्वत पर पहुंचते हुए चू हुआन और उसके 4 साथी अपने उड़ने वाले जादुई उपकरणों का उपयोग करते हुए एक्सट्रीम यिन गुफा के क्षेत्र से चले गए और वू प्रांत में प्रवेश किया। उमस भरा, तपता हुआ, जहरीले कीड़ों, भूतों और संभवतः हर छायादार कोने में छुपे हुए देशी काश्तकारों से भरा हुआ, यह असली वू प्रांत था,
एक ऐसी भूमि जो खतरे से भरी हुई थी। चूजुवान का दिमाग वू प्रांत के बारे में विस्तृत जानकारी से भरा हुआ था, जिसे उसने समय के साथ सचेत रूप से एकत्र किया था। पहले यू साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, वू प्रांत राज्य के दक्षिण में जंगली जनजातियों का क्षेत्र था। केवल एक सहस्राब्दी पहले ही अनंत संप्रदाय ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी और इसे यू साम्राज्य में शामिल कर लिया था। वू प्रांत के स्वदेशी संप्रदायों की स्थापना इन बर्बर लोगों द्वारा की गई थी, जो गू खेती, भूत पालन और शव शोधन जैसी विधियों का अभ्यास करते थे। इन सभी को राक्षसी कला माना जाता है। अनंत संप्रदाय ने उनकी कई तकनीकों को अपनाया था, जिसने यू साम्राज्य के भीतर राक्षसी पथ की एक दुर्जेय शक्ति के रूप में इसके उदय में योगदान दिया। मूल निवासी संप्रदायों की भयावह प्रकृति से अवगत अनंत संप्रदाय उन्हें कम आंकने के खतरों को अच्छी तरह से जानता था। हालांकि इन संप्रदायों में गोल्डन कोर कृषकों की एक महत्वपूर्ण संख्या की कमी हो सकती है, लेकिन वू प्रांत के उनके गहन ज्ञान ने उन्हें जंगलों, दलदलों और घाटियों में किसी भी आक्रमणकारी को आसानी से खत्म करने की अनुमति दी। लाभ और हानि का मूल्यांकन करने के बाद अनंत संप्रदाय ने वू प्रांत को पूरी तरह से अपने कब्जे में नहीं लेने का फैसला किया। इसके बजाय इसे एक संसाधन समृद्ध पिछवाड़े के रूप में माना, जहां से विभिन्न सामग्रियों की कटाई की जा सकती थी। इसे देखते हुए स्थानीय संप्रदायों ने अनंत संप्रदाय के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखा। ये संतुलन अनंत संप्रदाय के पतन तक कायम रहा, जब वू प्रांत को धर्मी 5 संप्रदायों द्वारा स्वर्गीय सील संप्रदाय को सौंप दिया गया और इस तरह युद्ध छिड़ गया। कुछ दूरी आगे बढ़ाने के बाद 5 किसान अलग हो गए, प्रत्येक अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि हेवनली सील संप्रदाय और वू प्रांत के स्वदेशी संप्रदायों के बीच पूर्ण पैमाने पर युद्ध छिड़ गया था। एक्सट्रीम यिन गुफा के पूर्व में 10,000 ली से अधिक अग्रिम पंक्ति थी। स्वाभाविक रूप से 5 फाउंडेशन स्थापना चरण के कल्टीवेटर सभी को एक ही स्थान पर तैनात नहीं किया जा सकता था। वर्तमान युद्ध क्षेत्र में हर मोड़ पर नई सेना की आवश्यकता थी, विशेष रूप से हजारों कीड़े संप्रदाय, रक्तरोष संप्रदाय और अस्थि शोधन मनो 3 स्वदेशी गुटों के स्थानों पर भयंकर एक्सट्रीम यिन गुफा को प्राप्त विशिष्ट मिशन हजारों कीड़ों के संप्रदाय पर विजय प्राप्त करना था। ये संप्रदाय वू प्रांत के 12 सबसे शक्तिशाली संप्रदायों में से एक था, जो लगभग 30 छोटे गुटों का संचालन करता था। हेवनली सील संप्रदाय के कृषकों की पहली और दूसरी लहर 1000 कीड़े संप्रदाय और उसके अधीनस्थ गुटों में उलझ गई थी। हमले के उनके प्राथमिक तरीके में गू का उपयोग शामिल था। जहर देना और हत्या करना उनके द्वारा अपनाई गई असंख्य युक्तियों में से कुछ थीं। ली जुआनमिंग और अन्य प्रत्येक के अपने अपने कार्य थे। हालांकि सीधे तौर पर हजारों कीड़ों के संप्रदाय पर हमला नहीं करना था, बल्कि इसके संबद्ध छोटे गुटों को निशाना बनाना था। आखिरकार 1000 कीड़े संप्रदाय को भी गोल्डन कोर पूर्वजों द्वारा संरक्षित किया गया था। हालांकि उनकी संख्या केवल 2 थी, जो हेवनली सील संप्रदाय की तुलना में काफी कम थी, फिर भी गोल्डन कोर पूर्वज एक ताकत थे। दोनों पक्षों से सीधे जुड़ाव के बिना फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट चरण के कृषकों के लिए प्रभाव डालने की बहुत कम गुंजाइश थी। सबसे पहले मैं स्थिति का आकलन करूंगा। यदि संघर्ष बहुत तीव्र है तो मैं ब्लू स्टार की ओर पीछे हट जाऊंगा। यहाँ अनावश्यक जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूजुवान ने बहुत पहले ही अपनी रणनीति पर निर्णय ले लिया था। यदि वह जीत सकता है तो लड़ो, यदि नहीं जीत सकता तो भाग जाओ। आखिरकार ब्लड मिरर के साथ वह 2 लोगों के बीच स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता था। आप चोरी की सामग्री पढ़ रहे होंगे। वास्तविक कहानी के लिए मूल साइट पर जाएं। एक दिन बाद चू हुआन आयरनवाया पर्वत के बाहरी इलाके में पहुंचा। हजारों कीड़ों के संप्रदाय से संबद्ध संप्रदायों में आयरनवाया माउंटेन बड़े संप्रदायों में से एक था। इसकी सुरक्षा केवल 6 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज कल्टीवेटर्स द्वारा की गई थी, जिसमें कोई गोल्डन कोर पावरहाउस नहीं था। हाल ही में एक रहस्यमयी धुंध ने आयरनवाया माउंटेन को ढक लिया था, जिससे हेवनली सील संप्रदाय के 3 प्रारंभिक चरण के फाउंडेशन प्रतिष्ठान के कृषक फंस गए थे, जिसमें संप्रदाय के गोल्डन कोर पावरहाउस के प्रत्यक्ष वंशज भी शामिल थे। चूजुवान ने फंसे हुए किसानों को बचाने के मिशन को स्वीकार कर लिया।
वह अभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा था जब उसने आयरनवायर पर्वत के चारों ओर घना कोहरा घूमते देखा, जिसके भीतर जादुई रोशनी की छिटपुट चमक दिखाई दे रही थी। रिपोर्ट में कोहरे के इतना घना होने का जिक्र नहीं था। चू हुआन ने भौहें चढ़ाते हुए बुदबुदाया। उसने कुछ कदम ही उठाए थे कि उसकी नज़र कई मृत क्यूई रिफाइनिंग स्टेज कल्टीवेटरों पर पड़ी, जिनके शव जमीन पर बिखरे हुए थे। लड़ाई के बाद कई नागरिक भी मारे गए जो भागने में असमर्थ थे। अचानक धुंध से एक आकृति चू जुवान की ओर निकली। वह तेजी से चकमा देकर एक तरफ चला गया। करीब से निरीक्षण करने पर उन्होंने देखा कि यह एक हेवनली सील सेक्ट क्यूई रिफाइनिंग स्टेज कल्टीवेटर था। उसकी छाती धंस गई और उसका दाहिना पैर जांघ से कट गया। उसके शरीर पर अनेक काले लोहे के तार जैसे कीड़े छटपटा रहे थे और भोजन कर रहे थे। इससे पहले कि चू हुआन कुछ बोल पाता, किसान ने दुखद मौत में अंतिम सांस ली। चू जुवान की नाराजगी गहरी हो गई। वे कीड़े कुख्यात आयरनवायर कीड़े आयरनवायर माउंटेन के हस्ताक्षर गू थे। क्या आप सुदृढ़ीकरण हैं? मेरे पीछे आओ। कोहरे में उसके पीछे से चिल्लाने की आवाज आई। चू जुवान ने पीछे मुड़कर देखा और दो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज कल्टीवेटर्स को देखा। दोनों ने हेवनली सील सेक्ट के फाउंडेशन के वस्त्र पहने हुए थे, हालांकि वह उनमें से किसी को भी नहीं पहचान पाया। चू जुवान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उतावलेपन से पास नहीं आया। ये संभव था कि दोनों किसान धोखेबाज थे। मुझे अपनी पहचान दिखाओ, वह दोनों किसानों से चिल्लाया। ये सुनकर कृषकों ने तुरंत हेवनली सील संप्रदाय से 2 टोकन निकाले और उन्हें सक्रिय कर दिया। टोकन से हल्की चमक निकल रही थी। यह देखकर चू जुवान ने चुपचाप सिर हिलाया। 2 का साथ, यह आश्वस्त करने वाला है। चू जुवान ने उनके साथ जुड़ने में संकोच न करते हुए सोचा। आयरनवायर माउंटेन में अकेले जाने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी, खासकर खतरनाक कोहरे को देखते हुए। कौन जानता था कि इसके भीतर क्या भयावहता छिपी है। अधिक साथियों का अर्थ है अधिक सुरक्षा। शामिल होने के बाद तीनों ने नामों का आदान प्रदान किया। चू जुवान ने जल्दी ही उनकी पहचान जान ली। मोटे कल्टीवेटर का नाम झाओ लुवान था और लंबे पतले कल्टीवेटर का नाम झो यू था। दोनों ही सुदृढ़ीकरण की दूसरी लहर से थे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी खेती के स्तर के बारे में नहीं बताया, लेकिन चू जुवान को यह एहसास हो गया कि दोनों संभवतः फाउंडेशन की स्थापना के प्रारंभिक चरण में थे। जैसे ही वे तीनों आयरनवायर पर्वत की ओर निकले, उन्हें एक आकृति दिखाई दी जो खून से लथपथ थी और घबराहट में भाग रही थी। दौड़ो दौड़ो! उस आदमी की आंखें भय से चौड़ी हो गईं, यहाँ तक कि चू जुवान और अन्य लोगों को देखकर भी वह समझाने से नहीं रुका। उसकी गति स्थिर नहीं थी। चू जुवान ने उस आदमी पर एक नज़र डाली और महसूस किया कि उसके आंत में कई आयरनवायर कीड़े घुस रहे हैं। यदि वह तात्कालिक खतरे से बच भी गया तो भी उसकी मृत्यु निश्चित थी। चू जुवान की भौहें सिकुड़ गईं। क्या आयरनवायर माउंटेन सचमुच इतना भयावह था? झाओ लुवान ने उपहास करते हुए कहा, मैं उस आदमी को जानता हूँ, एकमात्र दुष्ट कृषक जो मुश्किल से फाउंडेशन स्थापना चरण तक पहुँचने में कामयाब रहा। उस पर ध्यान न दें, चलो आगे बढ़ते रहें। उन 3 फंसे हुए फाउंडेशन स्थापना चरण के कृषकों को बचाने से हमें 300 संप्रदाय योगदान अंक प्राप्त होंगे। चूकने का बहुत अच्छा अवसर। बस मेरे पीछे आओ, उसने उन्हें आश्वासन दिया। झो यू फुसफुसाए, भाई झाओ फाउंडेशन स्थापना के तीसरे स्तर पर है, लगभग चौथे में कदम रख रहा है। चू, चिंता मत करो, उसके नेतृत्व के साथ हम सुरक्षित रहेंगे। चू जुवान ने सिर हिलाया। लेकिन अगले ही पल झाओ लुवान बड़बड़ाने लगा, इतनी खुजली है, इतनी खुजली क्यों हो रही है? उसने पागलों की तरह अपनी पीठ खुजाई। पीछे मुड़कर देखने पर चू जुवान ये देखकर चौंक गया कि 2 आयरनवायर कीड़े झाओ लुवान की पीठ में भयंकर रूप से घुस रहे थे। क्या तुम लोगों को भी खुजली होती है? झाओ लुवान ने चू हुआन और झो यू की ओर रुख किया। झो यू को अचानक एहसास हुआ कि झाओ लुवान की आंखों से 2 अजीब सफ़ेद कीड़े निकल रहे थे, लेकिन वह बेखबर था। झो यू का मुंह सदमे से खुला रह गया। चू जुवान गुर्राया, पीछे हटो, पास में एक शक्तिशाली गू मास्टर है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि उनके पास गू प्लेसमेंट की ऐसी गुप्त पद्धति का अभाव है। किसी का ध्यान नहीं गया। झाओ लुवान गू से पीड़ित था।
झो यू ने जोर से निगल लिया और तुरंत दौड़ना शुरू कर दिया। अरे, कहाँ हो तुम लोग? मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रहा? झाओ लुवान की दृष्टि को उसकी जागरूकता के बिना गू कीड़ों ने निगल लिया था। उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि चू जुवान और झो यू पहले ही भागने की ओर मुड़ चुके थे। बहुत खुजली हो रही है, बहुत खुजली हो रही है। झाओ लुवान को लगा कि खुजली दर्द में बदल गई है। वह पागल हो गया। उसने अपने नाखूनों से बुरी तरह खरोंचा, उसकी त्वचा को तब तक फाड़ा जब तक खून आसानी से बहने नहीं लगा। एक भारी धमाके के साथ वह हवा से गिर गया और खून और मिट्टी के मिश्रण में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गू कीड़े उस पर टूट पड़े और उसे पूरी तरह से निगल लिया। संपर्क TOS द डेमोनिक कल्टीवेटर इन ज़ोंबी वर्ल्ड C77। एकमात्र आशा अमर कहीं और है। चू जुवान और झो यू धुंध से बाहर निकलने के करीब थे। अचानक उनके पीछे एक ठंडी खर्राटे गूंज उठी। हम्फ, भागने की सोच रहा हूँ, अपना जीवन पीछे छोड़ दो। खून की दुर्गंध वाली एक गंदी हवा बिना किसी चेतावनी के चली। झो यू समय पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। उसकी पीठ पर जोरदार प्रहार किया गया और वह उड़ गया। उसकी किस्मत अज्ञात थी। चू जुवान के पीछे एक लाल रक्त छाया अचानक प्रकट हुई, जो उसे इस क्रूर हमले से बचा रही थी। ये रक्त दुष्ट छाया थी। चू जुवान ने गुर्राते हुए पलटवार करने वाले बल का उपयोग करते हुए धुंध से मुक्त होकर अपनी जान बचाई और भाग गया। उन्होंने सोचा, आयरनवाया पर्वत मेरी वर्तमान क्षमताओं से परे खतरनाक है। थोड़ी देर के लिए ब्लू स्टार पर ध्यान देने का समय आ गया है। लगातार उमड़ती धुंध को देखते हुए चू हुआन ने अपना सिर हिलाया और तेजी से पीछे हट गया। ब्लू स्टार पर चू जुवान एक बार फिर एक भव्य संरचना के भीतर तूफान की आशंका में क्रॉस लेग करके बैठ गया। गठन के भीतर यिन इविल क्यूई उसकी ओर एकत्रित हो गया। पर्याप्त नहीं, अभी भी पर्याप्त नहीं है, वह बुदबुदाया। यहाँ तक कि यिन इविल क्यूई की इतनी बड़ी मात्रा के साथ भी मुझे बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए श्रमसाध्य प्रयासों की आवश्यकता है। इसका मूल कारण मेरी अपनी औसत योग्यता है। चू जुवान अपनी सीमाओं को अच्छी तरह से जानते हुए भी अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। आध्यात्मिक जड़ों को निम्न से सामान्य, श्रेष्ठ और परम तक वर्गीकृत किया गया है। परम आध्यात्मिक जड़ों के ऊपर दुर्लभ पृथ्वी और स्वर्गीय जड़ें हैं, जो शायद ही कभी देखी गई प्रतिभाएं हैं। यू साम्राज्य के पूरे क्षेत्र में चू जुवान ने केवल एक परम अग्नि आध्यात्मिक जड़ के बारे में सुना था, जो 400 साल पहले प्रकट हुई थी। इस विलक्षण प्रतिभा को डिवाइन स्टार संप्रदाय द्वारा लिया जाना था, लेकिन दक्षिणी यू साम्राज्य के हेवन बनिंग संप्रदाय ने बच्चे को रोक लिया और जब्त कर लिया। ये घटना डिवाइन स्टार संप्रदाय और हेवन बनिंग संप्रदाय के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी की जड़ थी। चू जुवान की अपनी आध्यात्मिक जड़ केवल एक सामान्य लकड़ी संरेखित जड़ थी, जो लकड़ी तत्व तकनीकों की खेती के लिए उपयुक्त थी। उनकी आश्चर्यजनक साधना गति केवल मिस्टिक एजियो दायरे और ब्लू स्टार के बीच समय के प्रवाह में महत्वपूर्ण अंतर के कारण थी। जबकि दूसरों को लगा कि उसने केवल 1 महीने के लिए प्रशिक्षण लिया है, वास्तव में उसे 10 महीने की कठोर साधना से गुजरना पड़ा था। चू जुवान के मन में अचानक एक विचार आया। उन्होंने विचार किया, आध्यात्मिक जड़ों के अलावा कृषकों के पास आध्यात्मिक शरीर भी होते हैं। आध्यात्मिक जड़ें और शरीर दोनों जन्मजात हैं, लेकिन उन्हें अर्जित साधनों के माध्यम से मुआवजा दिया जा सकता है। हालांकि आध्यात्मिक जड़ को ठीक करने के लिए व्यक्ति को कम से कम गोल्डन कोर चरण तक पहुंचना होगा। मेरे लिए एक अर्जित आध्यात्मिक शरीर की खेती करना सबसे अच्छा तरीका है। कुछ राक्षसी तकनीकें किसी को दूसरों के आध्यात्मिक शरीर को निकालने और उन्हें अपने आप में ढालने की अनुमति देती हैं। वैकल्पिक रूप से कुछ अमानवीय तरीकों के माध्यम से, कई प्राणियों के रक्त बलिदान के माध्यम से कोई व्यक्ति एक अर्जित आध्यात्मिक शरीर बना सकता है। चू जुवान ने इस संभावना पर विचार किया। ये वास्तव में एक व्यवहार्य तरीका था। ब्लड एविल डेमन रिफाइनिंग स्क्रिप्चर में अर्जित आध्यात्मिक शरीरों को फिर से बनाने की विधियां मौजूद थीं, लेकिन आवश्यकताएं अत्यधिक कठोर थीं। चू जुवान ने पहले इस विचार को खारिज कर दिया था, लेकिन अब अपनी खेती में तेजी लाने की तलाश में उसने इस प्रयास को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया। लेखक की सामग्री को विनियोजित किया गया है।
इस कहानी के किसी भी उदाहरण की रिपोर्ट अमेज़न पर करें। उन्होंने सोचा, द ब्लड एविल डेमन रिफाइनिंग स्क्रिप्चर अर्जित आध्यात्मिक शरीर बनाने के 3 तरीकों का विवरण देता है। पहला है आइस ड्रिंकिंग स्पिरिचुअल बॉडी। व्यक्ति को रोजाना बर्फ विशेषता वाली आध्यात्मिक सामग्री का सेवन करना चाहिए और आदर्श रूप से बेहद ठंडे वातावरण में खेती करनी चाहिए। 3 महीने के बाद आइस ड्रिंकिंग बॉडी पूर्णता की एक छोटी अवस्था तक पहुंच सकती है, जहां किसी की हर हरकत ठंड के सार के साथ होती है। दूसरा है क्रिम्सन ब्लड स्पिरिचुअल बॉडी। इसके लिए 39 दिनों के लिए फाउंडेशन स्थापना। चरण के राक्षसी जानवरों के रक्त को भिगोने की आवश्यकता होती है। रक्त को प्रतिदिन बदलना होता है। एक बार मामूली पूर्णता हासिल हो जाने के बाद व्यक्ति की रक्त परिसंचरण तेज हो जाता है, जिससे शारीरिक निकट मुकाबला तकनीकों की शक्ति में काफी वृद्धि होती है। तीसरा है ईविल वुड स्पिरिचुअल बॉडी। इसमें लकड़ी का सेवन शामिल है। हर 3 दिन में आध्यात्मिक सामग्री अर्पित करें, कुल मिलाकर 33 बार। एक बार छोटी सी पूर्णता प्राप्त हो जाने पर घाव बहुत तेजी से ठीक हो जाते हैं, शारीरिक सुरक्षा बढ़ जाती है और पेड़ों से छेड़छाड़ करने की अद्वितीय क्षमता प्राप्त हो जाती है। चू जुवान ने इन विकल्पों पर विचार किया और बर्फ पीने वाले आध्यात्मिक शरीर और क्रिम्सन रक्त आध्यात्मिक शरीर को खारिज कर दिया। बर्फ पीने वाला आध्यात्मिक शरीर हालांकि शक्तिशाली था, उसके गुणों के साथ संरेखित नहीं था और बेहद ठंडी सामग्री मिलना मुश्किल था। क्रिम्सन रक्त आध्यात्मिक शरीर और भी कम संभव था। वह संभवतः 39 अलग अलग फाउंडेशन स्थापना चरण राक्षसी का रक्त कहाँ पा सकता था। जानवर दुष्ट लकड़ी आध्यात्मिक शरीर हालांकि उसकी विशेषताओं के लिए उपयुक्त था और कार्य करना उतना चुनौतीपूर्ण नहीं था। एकमात्र सवाल ये था कि क्या इस ज़ोंबी ग्रह के पास कोई लकड़ी विशेषता वाली आध्यात्मिक सामग्री थी। लगता है मुझे खोजने में कुछ समय बिताने की जरूरत है। इसके साथ ही चू जुवान उठा और अपनी उड़ती हुई तलवार लेकर बिना किसी निशान के गायब हो गया। कुछ झटके के बाद वे गिर गए। वांग गैंगजिन और तांग जिनचुवान जोर से हौंफ रहे थे। उनकी तनावग्रस्त मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिल हो रही थीं। वांग गैंगजिन ने दुबली पतली तांग जिनचुवान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तांग, ऐसा लगता है कि आपके शरीर की चर्बी आपके लिए अच्छी नहीं है। तांग जिनचुवान ने अभी भी भयभीत होकर उत्तर दिया, वे मशरूम बहुत लचीले थे। मैंने कई भाले फेंके और वे नहीं मरे। शरीर की यह चर्बी कई लंबे भाले बनाने के लिए अच्छी नहीं है। वांग गैंगजिन ने अपना हाथ लहराया। बचे हुए लोग जो पास में इंतजार कर रहे थे आगे बढ़े। उन्होंने 3 मशरूमों को गैसोलीन में डुबोया और उन्हें आग लगा दी। आग की लपटें ऊंची थीं और लाशें जल रही थीं। हल्की चीखें निकल रही थीं जैसे कि पीड़ा में हों। वांग गैंगजिन और तांग जिनचुवान चुपचाप खड़े थे, जले हुए अवशेषों को देख रहे थे। कुछ समय पहले ये ब्लैक ब्लेड के 3 युवा थे। सुरक्षा कंपनी, विश्वसनीय और वफादार। केवल एक दिन में वे भयानक मशरूम में तब्दील हो गए थे। अब वांग गैंगजिन, तांग जिनचुवान और अन्य सुपरह्यूमन केवल अपने शरीर को जला सकते थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि भयानक मशरूमीकरण दूसरों तक नहीं फैलेगा। फिर एक अन्य व्यक्ति कार से आया। यह वांग गैंगजिन का चचेरा भाई वांग यूंग था। वांग गैंगजिन का चेहरा क्षण भर के लिए चमक उठा और उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या आप पहुंच गए? वांग यूंग ने अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज और भी धीमी हो गई, कोई संपर्क नहीं और मुझे कुछ बुरी खबर मिली है। वांग गैंगजिन की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। आगे बढ़ो, वांग यूंग ने फुसफुसाते हुए कहा, शिप गैंग के कुछ लोगों ने मुझे ये बताया, ड्रैगन रिवर सिटी पूरी तरह से मशरूमीकरण का शिकार हो गई है। ये नैंटियन गायब हो गया है और 4 नेताओं में से केवल जियोंग जिंग बच गया है। लिंजियांग सेना पूरी तरह से विघटित हो गई है। वांग गैंगजिन का चेहरा राख हो गया। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मशरूम आने के महज 1 महीने के भीतर ही हालात इस हद तक बिगड़ जाएंगे। यहाँ तक कि लिंजियांग सेना का गढ़ ड्रैगन रिवर सिटी भी मशरूम के शहर में बदल गया था। जनरल ये नांटियन, एक शक्तिशाली स्तर 4 का अतिमानव, कहीं नहीं मिला। मैं वांग गैंगजिन ने बोलने की कोशिश की लेकिन खुद को सहमा हुआ पाया। वांग यूंग और तांग जिनचुवान ने तुरंत उसे संभाला। वांग यूंग ने गंभीरता से कहा, भाई, हम शिप गैंग में शरण ले सकते हैं।
मैंने सुना है कि उन्होंने अस्थायी रूप से मशरूम के एक समूह को खदेड़ दिया है और उनके पास उनसे लड़ने का एक तरीका हो सकता है। वांग गैंगजियान ने एक कड़वी मुस्कान बिखेरी। शिप गैंग का हमेशा से लिंजियांग सेना के साथ मतभेद रहा है। लिंजियांग सेना के एक पूर्व सैनिक के रूप में और ब्लैक ब्लेड से काफी प्रभावित होने के कारण वे अब शिप गैंग के प्रति निष्ठा कैसे बदल सकते हैं? बॉस, मेरा सुझाव है कि हम आज फिर से उस अमर को खोजने की कोशिश करें। तांग जिनचुवान ने गंभीरता से कहा। लिंजियांग सेना अब एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है। हमारी एकमात्र आशा अब उस अमर पर है। अगर वह पहली या दूसरी बार हमारी मदद नहीं करेगा तो हम तीसरी या चौथी बार पूछेंगे। जहाँ चाह है वहाँ राह है। हम अमर को वह देंगे जो वह चाहता है। वांग गैंगजियान ने गहरी आह भरी। मुझे बस डर है, हम जो पेशकश कर रहे हैं उसमें अमर को कोई दिलचस्पी नहीं होगी। आइए दोनों को आजमाएं, शिप गैंग और इम्मोर्टल, उन्होंने फैसला किया। योंग, तुम शिप गैंग के पास जाओ। टैंग, चलो एक साथ हाताई होटल चलें। हमें अमर को हमारी मदद करने के लिए राजी करना होगा। संपर्क TOS द डेमोनिक कल्टीवेटर इन ज़ोंबी वर्ल्ड C78 मशरूम सिटी। मशरूम वाला पब फ्यूचर विज्ञापन। आकाश में ऊंचे, चूजुवान ने अपनी उड़ती तलवार पर लापरवाही से उड़ान भरी। कुछ पक्षियों ने, जो अत्यधिक साहसी थे, उसका शिकार करने का प्रयास किया लेकिन वे आसानी से उसके हाथों मारे गए। नीचे उजाड़ शहरों को देखते हुए चूजुवान की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। दिलचस्प, एक मशरूम शहर। उनकी दृष्टि ने ईस्ट लेक सिटी के पूर्व में एक शहर पर कब्जा कर लिया, जो पूरी तरह से मशरूम से घिरा हुआ था। जमीन, दीवारें, लाशें और यहाँ तक कि टेलीफोन के खंभे भी विभिन्न फफूंदों से भरे हुए थे, लाल, हरा, पीला, सफेद। वे हर जगह थे। हल्की हवा चलने से मशरूम हल्के से नाचने लगे, जिससे उनके बीजाणु बिखर गए जो हवा के साथ ईस्ट लेक सिटी की ओर बह गए। चूजुवान, एक जीवित प्राणी को महसूस करते हुए, बीजाणु उसकी ओर झुकते प्रतीत हुए। अपनी कलाई के झटके से चूजुवान ने आग का गोला दागा। आग की लपटें उठीं, जिससे बीजाणु तुरंत राख में बदल गए। जमीन को छुए बिना चूजुवान अपनी उड़ती हुई तलवार पर खड़ा होकर शहर का सर्वेक्षण कर रहा था। जहां भी उसने देखा, मशरूम परिदृश्य पर हावी थे। पहली नज़र में ये दृश्य सजीव सा जीवंत नजर आया। फिर भी करीब से देखने पर गहरी खामोशी का पता चला, जैसे कि सारा जीवन निगल लिया गया हो। ऐसा लगता है कि मेरे एकांतवास के दौरान कई दिलचस्प प्राणी सामने आए हैं, चूजुवान ने चिंतित होने की बजाय अधिक उत्सुकता से सोचा। उन्होंने कभी भी इन प्राणियों को खतरा नहीं माना। उनके लिए, जब तक कोई पर्याप्त रूप से शक्तिशाली था, सभी प्राणी इच्छानुसार कुचले जाने वाले कीड़े मात्र थे। एकमात्र अंतर उनकी उपयोगिता में था, कुछ बेकार थे, जबकि अन्य बहुत मूल्यवान हो सकते थे। शहर का निरीक्षण करते हुए चूजुवान को अन्य जीवन रूपों का कोई संकेत नहीं मिला। उसने पूर्व की ओर अपनी उड़ान जारी रखी। जल्द ही उसने लिंजियांग प्रांत की सीमाएं पार कर ली। हनहाई प्रांत की सीमा तक पहुंचना। हनहाई प्रांत, उन्होंने कहा, यहाँ और भी अधिक मशरूम शहर हैं। अगर मुझे याद हो तो इस क्षेत्र में प्रमुख शक्ति शिप गैंग है। चूजुवान ने जमीन पर एक घातक वृद्धि की तरह फैल रहे मशरूमों को देखा, गहराई से सोच में पड़ गया। हनहाई प्रांत, युहाई शहर। ये शहर हनहाई प्रांत की राजधानी और शिप गैंग का मुख्य क्षेत्र था। ये सबसे सुरक्षित स्थान होना चाहिए था। हालांकि अब इस पर मशरूम का कब्जा हो गया था। जैसे ही मशरूम गिरे, सड़कों और गलियों में गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं, जिससे और लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए। जो जीवित बचे लोग थोड़े से दूषित थे या जिन्होंने मशरूम के बीजाणुओं को सांस के जरिए अंदर ले लिया था, उनमें 1 घंटे के भीतर भारी परिवर्तन आ गया और बिना त्वरित चिकित्सा हस्तक्षेप के वे भी मशरूम की श्रेणी में शामिल हो गए। इस प्रकार ये भयानक मशरूम अनियंत्रित क्षेत्रों में फैलने में सक्षम थे। मरना, बूढ़ा कैप्टन चिल्लाया। उसकी मांसपेशियां चिंताजनक रूप से उभरी हुई थीं, उसकी बाहें अब उसकी जांघों से अधिक मोटी हो गई थीं। उसने एक विशाल, भारी जहाज के लंगर को घुमाया, जिससे एक मशरूम व्यक्ति को कुचलकर लुगदी में तब्दील कर दिया गया। वह एक शक्तिशाली लेवल 4 उन्नत सुपरह्यूमन था, जो अपनी कक्षा के अधिकांश लोगों की तरह विशिष्ट था। उसकी भुजाएं अपने सामान्य आकार से 4 गुना तक विस्तारित हो सकती थीं,
जिससे उसे सामान्य सीमा से कहीं अधिक वजन उठाने की अनुमति मिलती थी। रॉयल रोड से लिया गया यह विवरण अमेज़न पर पाए जाने पर रिपोर्ट किया जाना चाहिए। ओल्ड यू मशरूमन की एक और लहर आ रही है, उन्हें रोको। बूढ़ा कप्तान दहाड़ उठा, हालांकि उस तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बूढ़े कैप्टन ने भयंकर प्रहार के साथ एक मशरूम व्यक्ति के सिर को अपने पैरों से कुचल दिया और बेहतर दृश्य के लिए ऊंची जमीन पर चला गया। वह भयभीत हो गया जब उसने देखा कि उस क्षेत्र में एक अतिमानवीय दस्ता अभिभूत हो गया था। उनके परिचित कॉमरेड ओल्ड यू के बाईं ओर मशरूम उग रहे थे। उसके चेहरे पर विवेक और पागलपन ऐसे झलक रहा था जैसे दो लोग रस्साकशी में संघर्ष कर रहे हों। बमुश्किल अपना विवेक संभालते हुए ओल्ड यू ने अपनी बेल्ट से एक छोटा चाकू निकाला और उसे अपनी बाह में मार लिया। तीव्र दर्द ने क्षण भर के लिए उसे पागलपन पर हावी कर दिया। कप्तान, मुझे मार डालो, उसने विनती की, लेकिन अगले ही पल वह बूढ़े कैप्टन पर बुरी तरह झपटा। मशरूमीकरण ने उनकी शारीरिक शक्ति को बढ़ा दिया था। 3 सेकंड के भीतर वह बूढ़े कैप्टन के सामने था, उसका मुंह बीजाणुओं को स्प्रे करने के लिए खुले हुए मशरूम से भरा हुआ था। शांति से आराम करो, बूढ़े कैप्टन का चेहरा दुख से भर गया। उसने एंका को जोर से झुलाया। एक दर्दनाक क्रंच के साथ ओल्ड यू का सिर कंक्रीट में कुचल दिया गया, जिसमें लाल रक्त और सफेद मस्तिष्क पदार्थ मिला हुआ था। अंततः स्थिर होने से पहले उसका शरीर क्षण भर के लिए कांप गया। दूर तक भीषण गोलीबारी जारी रही। जल्द ही पीछे हटने वाली लड़ाई लड़ने वाला एक दस्ता पुराने कैप्टन में शामिल हो गया। दस्ते का नेता फैंग बियाओ नाम का एक हट्टा कट्टा आदमी था। पुराने कैप्टन की तरह वह ज़ोंबी प्रकोप से पहले पूर्वी सागर में एक मछुआरा था और सौभाग्य से उसने एक अतिमानव बनने के लिए अपनी प्रतिभा को जागृत किया था। उत्तर क्षेत्र के बारे में क्या ख्याल है? बूढ़े कैप्टन ने जल्दी से पूछताछ की। फैंग बियाओ ने अपना सिर हिलाया और धीमी आवाज में बोला, ये गिर गया है। हमारे अलावा बाकी सभी लोग मर चुके हैं। बूढ़े कैप्टन का चेहरा काला पड़ गया। ठीक 1 महीने पहले युहाई शहर के आसपास छिटपुट मशरूम दिखाई देने लगे थे, लेकिन किसी को इसकी चिंता नहीं थी। आखिरकार शिप गैंग ने पहले मशरूमन के एक समूह के हमले को आसानी से विफल कर दिया था। वे मशरूम नाजुक थे, एक लेवल 1 सुपरह्यूमन उनमें से 2 या 3 पर हमला कर सकता है और कुछ बचे लोग उन्हें गोलियों से मार सकते हैं। लोगों ने सोचा था कि सभी मशरूम बहुत कमजोर थे और उन्होंने लिंजियांग सेना के पतन का मजाक उड़ाया। ऐसे कमजोर प्राणियों द्वारा उनकी हार का मजाक उड़ाया। यह आत्मसंतुष्टि शिप गैंग के सुपरह्यूमन्स में घर कर गई थी, जिससे उनकी सतर्कता कम हो गई थी। पुराने कैप्टन ने पानी और खाद्य आपूर्ति की दैनिक जांच का आदेश दिया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे मशरूम के बीजाणुओं से दूषित न हों। हालांकि उनके आदेशों को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। ऐसे उपायों का पूरी तरह से पालन करने में विफलता का मतलब बीजाणुओं की संक्रामक प्रकृति के कारण पूर्ण गैर अनुपालन था। नतीजतन मशरूम उत्पादन की बाढ़ जैसी बाढ़ ने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही दिनों में इन क्षेत्रों में मशरूम की बाढ़ देखी गई, जिससे शिप गैंग के संरक्षण में अनगिनत आम लोगों की मौत हो गई और वे अपनी तरह के अन्य लोगों में बदल गए। ऐसा प्रतीत होता है कि शिप गैंग के लिए एकमात्र स्पष्ट बचाव पूर्वी जिले में जहाजों पर चढ़ना और समुद्र में भाग जाना था। लेकिन पुराने कैप्टन को पता था कि यह मौत की तलाश करने के समान था। समुद्र अब भूमि से भी अधिक भयानक हो गया था। कौन जानता था कि गहरे समुद्र में कितने समुद्री जीव उत्परिवर्तित हो गए थे। उनके विशाल शरीर में अपार शक्ति थी। उनके एकमात्र प्रहार से जहाज़ों को पलटने में सक्षम विशाल लहरें उठ सकती हैं। नावों पर ले जाना एक हताशापूर्ण अंतिम उपाय था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यही एकमात्र विकल्प बचा है। लिंजियांग सेना पहले ही विघटित हो चुकी है और ये नांटियन का ठिकाना अज्ञात है। हम और किस पर भरोसा कर सकते हैं? पहली बार पुराने कैप्टन की आंखों में भ्रम की एक झलक दिखाई दी जब उसने अपने पास बचे कुछ लोगों पर नजर डाली। फैंग बियाओ ने आमतौर पर इस दृढ़ नेता की आंखों में भ्रम देखकर गहरी आह भरी। शिप गैंग, हनहाई प्रांत की सबसे बड़ी ताकत, क्या ये भी लिंजियांग सेना की तरह विघटित हो सकती है? प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए लड़ रहा है। चलो पूर्वी जिले की ओर चलें
और जहाजों पर चढ़ें। बूढ़े कैप्टन ने गंभीरता से आदेश दिया। हम तट के करीब रहेंगे और खुले समुद्र से बचेंगे। हाँ, फैंग बियाओ और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। जहाजों पर चढ़ना अंतिम उपाय था, शायद प्यास बुझाने के लिए जहर पीने का मामला भी, लेकिन जल्दी की बजाय बाद में मरने से अभी भी फर्क पड़ा। अभी उनके जीवन की रक्षा करके भविष्य में पुनरुत्थान का मौका अभी भी हो सकता है। संपर्क TOS द डेमोनिक कल्टीवेटर इन ज़ोंबी वर्ल्ड C79 द इमोर्टल इज कमिंग पब फ्यूचर विज्ञापन। हालांकि जैसे ही वे मशरूमन के घेरे को तोड़कर पूर्वी जिले में पहुंचे, उन्होंने पाया कि क्षेत्र की रक्षा के लिए छोड़ा गया दस्ता अभी भी खड़ा है। उनकी आंखें खाली हैं और शरीर कभी कभी हिल रहा है। उनके शरीर पहले से ही विभिन्न रंगीन मशरूम उग रहे थे। इन लोगों के बीच एक अजीब छतरी जैसी टोपी के साथ एक पीली आकृति खड़ी थी। यह मशरूम जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि मशरूम से बना एक मानव जैसा प्रतीत हो रहा था। मेरा नाम स्टिंकहॉर्न, आपसे मिलकर प्रसन्न हूँ। पीली आकृति ने अपना सिर उठाया और आश्चर्यजनक रूप से पुराने कैप्टन और अन्य लोगों से बात की। उनके चेहरे पीले पड़ गए। क्या मैंने यह सही सुना? क्या ये सिर्फ हमारी भाषा बोल रहा था? एक आम आदमी भयभीत होकर चिल्लाया और अन्य लोग भी वैसे ही भयभीत हो गए। हालांकि भाषण रुक रुक कर चल रहा था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से मानवीय भाषा थी। ज़ोंबी के प्रकोप को कई साल बीत चुके थे और उन्होंने सभी प्रकार के अजीब जीव देखे थे, लेकिन कभी भी कोई अलौकिक प्राणी नहीं देखा था जो बात कर सकता हो। मांस कमजोर है, मेरे साथ जुड़ें, मशरूम बने। स्टिंकहॉर्न दिल खोलकर हंसे। अचानक उसके पूरे शरीर पर मशरूम फूट पड़े, जिससे पीले बीजाणुओं का एक विशाल बादल निकला, जो अगले ही पल में पुराने कैप्टन और अन्य लोगों को अपनी चपेट में ले लेने लगा। तभी मशरूम से ढका एक पक्षी भीड़ के बीच से उड़कर स्टिंकहॉर्न की ओर चला गया। पक्षी की आवाज कर्कश और कर्कश थी। पीछे हटो, जल्दी करो, अमर तुम्हारे लिए आ रहा है। स्टिंकहॉर्न भ्रमित होकर रुका। अमर? असंभव, क्या वह हमेशा ईस्ट लेक सिटी में नहीं रहता? मैं उन्हें आत्मसात करने वाला था, पीछे नहीं हट सकता। मशरूम पक्षी फिर से बोला, ये इंक कैप से एक आदेश है। स्टिंकहॉर्न ने भौहें चढ़ाईं। बड़े भाई, ठीक है। पीले बीजाणुओं का बादल जो अभी अभी निकला था, अचानक वापस चला गया और वापस स्टिंकहॉर्न के शरीर में समा गया। स्टिंकहॉर्न ने उन्हें गहराई से देखा। जाना चाहते थे लेकिन झिझक रहे थे, जैसे कि अनिर्णित हो। पुराने कैप्टन और फैंग बियाओ ने अपना बचाव करने की तैयारी की, लेकिन ये देखकर वे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। क्या हो रहा है? न लड़ना, न भागना, इसका क्या मतलब है? हम अपने आप को भाग्यशाली समझें, स्टिंकहॉर्न ने ठंडे स्वर में कहा और जाने के लिए मुड़ा। हालांकि जैसे ही यह बदल गया, एक विशालकाय अजगर की तरह एक काली जंजीर आसमान से उतरी। पलक झपकते ही उसने स्टिंकहॉर्न को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया, उसे रस्सी की तरह कसकर बांध दिया। स्टिंकहॉर्न स्तब्ध रह गया, तुरंत सदमे और गुस्से से भर गया। अमर, अमर आ रहा है। मशरूम पक्षी जोर जोर से अपने पंख फड़फड़ाते हुए भागने की कोशिश करते हुए चिल्लाया। आप चोरी की सामग्री पढ़ रहे होंगे। वास्तविक कहानी के लिए रॉयल रोड पर जाएं। वाह! हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे पुराने कैप्टन, फैंग बियाओ और अन्य लोगों को अपनी आंखें बचानी पड़ीं। जब उन्होंने दोबारा देखा तो स्टिंकहॉर्न कहीं नजर नहीं आया। मशरूम पक्षी दो भागों में विभाजित हो गया था। उसका मांस और मशरूम एक भयानक पेस्ट में मिल गए थे, जो जमीन पर बेजान थे। फैंग बियाओ ने आश्चर्य से इधर उधर देखा, पीला मशरूम कहाँ गया? जीवित बचे लोगों ने हैरानी भरी निगाहें डालीं। वह कहाँ चला गया था? पुराने कैप्टन ने इस शब्द पर बार बार विचार किया। अमर, मशरूम पक्षी और मशरूम वाला किस बारे में बात कर रहे थे? अचानक जैसे कोई संकेत मिल गया हो, मशरूम ज्वार की तरह पीछे हटने लगा। बचे हुए लोग खंडहरों के ऊपर खड़े होकर राहत और खुशी के आंसू रोते हुए आकाश की ओर देख रहे थे। हम बच गए, हमने इसे बनाया। शिप गैंग मजबूत खड़ा है। ओल्ड कैप्टन ने फैंग बियाओ और अन्य लोगों की ओर रुख किया और सख्ती से कहा, हमें पीले मशरूम की बात अपने तक ही रखनी चाहिए। केवल ये तथ्य कि एक कुकुरमुत्ता बोल सकता है, काफी भयावह था।
उनका पीछे हटना कोई हार नहीं बल्कि रणनीतिक वापसी थी, जो और भी भयावह थी। इसका मतलब था कि वे देर सबेर वापस लौट आएंगे। हालांकि ये जानकारी आम जनता तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इससे शिप गैंग पर उनका भरोसा कम हो सकता है। फैंग बियाओ ने जोर से सिर हिलाया, अपने साथियों की ओर घूरते हुए कहा, अगर आज जो कुछ हुआ उसे किसी ने लीक किया, तो मैं उन्हें समुद्र में फेंक दूंगा। जीवित बचे लोग ऐसी जानकारी प्रकट करने के गंभीर परिणामों को समझते हुए कांप उठे और जोर जोर से सिर हिलाया। हाताई होटल। चू जुवान ने अपने सामने पीले मशरूम को दिलचस्पी से देखा। उन्हें पूर्वी जिले में विकसित हो रही स्थिति के बारे में पता था, जहां पुराने कैप्टन और फैंग बियाओ को इस पीले मशरूम ने घेर लिया था, लेकिन उन्होंने शुरू में हस्तक्षेप न करने का फैसला किया था। दूसरों के जीवन और मृत्यु से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। हालांकि जिस क्षण से मशरूमियन ने बोलना शुरू किया, इसने चू जुवान की रुचि को बढ़ा दिया। यहाँ तक कि मिस्टिक एजियो दायरे के फाउंडेशन स्थापना चरण के राक्षसी जानवर, जिन्होंने केवल अपनी आध्यात्मिक बुद्धि खोली थी, मानव भाषा नहीं बोल सकते थे। मानव भाषण को स्पष्ट करने में सक्षम होने के लिए उन्हें अपने शरीर के भीतर एक आंतरिक कोर को संघनित करने की आवश्यकता थी। फिर भी ये पीला मशरूम फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट चरण के राक्षसी जानवर की तुलना में स्पष्ट रूप से बहुत कम शक्तिशाली है, बोल सकता है। यही असली कारण था कि चू जुवान ने हस्तक्षेप किया था। तुम्हें स्टिंकहॉर्न कहा जाता है। चू जुवान ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। स्टिंकहॉर्न ने डर से चू हुआन की ओर देखा और सिर हिलाया। चू जुवान ने हंसते हुए कहा, तो आप जिस अमर की बात करते हैं वह मैं ही हूँ। आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? स्टिंकहॉर्न चुप रहे। चू जुवान की मुस्कान चिढ़ाने वाली हो गई। ऐसा लगता है कि आप केवल बल का जवाब देते हैं, दयालुता का नहीं। उसने अपना हाथ बढ़ाया, अपने क्यूई सागर से शव शोधन रक्त अग्नि को अपनी हथेली पर बुलाया। चर्चा रक्त लाल लपटे गर्जना कर रही थीं, अनगिनत पीड़ित आत्माओं के विलाप से भरी हुई। जैसे ही चू जुवान ने आग को करीब लाया, स्टिंकहॉर्न की सतह जलने और मुड़ने लगी। कुछ ही देर में भुने हुए मशरूम की खुशबू हवा में भर गई। मम्मा, काफी सुगंधित, चू जुवान ने हल्के से टिप्पणी की। स्टिंकहॉर्न पीड़ा से चिल्लाया। आग उसका सबसे बड़ा डर था, और ये अमर आग की लपटों को नियंत्रित कर सकता था। यदि आप जवाब नहीं देते हैं, तो आप सिर्फ ईंधन बन जाएंगे, चू जुवान ने शांति से कहा। लाशों को परिष्कृत करने वाली रक्त अग्नि जलती रही, तेजी से स्टिंकहॉर्न के निचले आधे हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। भुने हुए मशरूम की सुगंध और भी तेज हो गई, जिसने ज़ोंबी जैसे प्राणियों लॉन्ग हू और बाओ को भी लुभाया, जो स्पष्ट इच्छा के साथ हवा को सूंघ रहे थे। दहाड़ दहाड़ दहाड़। बाओ ने स्टिंकहॉर्न की ओर इशारा किया। वह शर्म से मुस्कुरा रहा था, मानो पूछ रहा हो कि क्या वह खा सकता है। चू जुवान ने दिल से हंसते हुए कहा, बेशक, एक बार जब मैं उसे अच्छी तरह से पका लूंगा, तो तुम जो चाहो खा सकते हो। दहाड़ दहाड़ दहाड़। तीनों लाशें उत्साह से चिल्लाने लगीं। चू जुवान के शब्दों ने स्टिंकहॉर्न के प्रतिरोध को पूरी तरह से तोड़ दिया। भयभीत होकर उसने चिल्लाकर कहा, मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा। हम आपके बारे में लंबे समय से जानते हैं। हमने जानबूझकर ईस्ट लेक सिटी से परहेज किया। आप मजबूत हैं, बड़े भाई ने कहा, आपको उकसाने के लिए नहीं। इस रहस्योद्घाटन पर चू जुवान की रुचि गहरी हो गई। हम बड़े भाई, आप में से और भी लोग हैं? अपनी लगातार पूछताछ के तहत स्टिंकहॉर्न के पास सब कुछ प्रकट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बड़ा भाई इंक कैप, दूसरा भाई पैंथर कैप, तीसरा भाई ग्रीन कैप, और मैं स्टिंकहॉर्न। चू जुवान ने हंसते हुए इन नामों को दोहराया। ये स्पष्ट रूप से जहरीले मशरूम के प्रकार थे। सायोनिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद वे अलौकिक प्राणी बन गए और उन्होंने अपने लिए ये नाम अपना लिए। संपर्क TOS द डेमोनिक कल्टीवेटर इन जॉम्बी वर्ल्ड C80। अमर पब फ्यूचर विज्ञापनों की भयानक शक्ति। डर से घिरे स्टिंकहॉर्न ने अनुरोध किया, अमर के साथ दुश्मन बनने का हमारा कोई इरादा नहीं है। क्या आप मुझे वापस जाने दे सकते हैं? चू जुवान ने मंद मंद मुस्कुराया। आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि आपने गुप्त रूप से बीजाणु जारी किए हैं, संकेत भेजे हैं, और अपने मशरूम से मुझे संक्रमित करने का प्रयास किया है।
स्टिनकहॉर्न की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया और उसकी आंखों में एक भयंकर रूप झलक गया। उस क्षण का लाभ उठाते हुए जब चू जुवान ने लाश को परिष्कृत करने वाली रक्त अग्नि को वापस ले लिया था, उसके पूरे शरीर पर मशरूम के साथ हिंसक विस्फोट हुआ। एक पल में पीली गैस के घने बादल ने चू जुवान को घेर लिया, जो कि बीजाणुओं से भरा हुआ था। यदि ये बीजाणु सांस के माध्यम से अंदर चले जाते तो वे लगातार कीड़ों की तरह अंदर चिपक जाते, जिससे उन्हें बाहर निकालना असंभव हो जाता। वे चू जुवान के अंगों के भीतर बस गए, उसे अंदर से बाहर तक विकसित किया, अंततः उसे एक मशरूम में बदल दिया। मरना। स्टिनकहॉर्न दहाड़ उठा। दिलचस्प, चू हुआन ने खुद को ब्लड शील्ड में लपेटते हुए लापरवाही से टिप्पणी की। यह एक क्यूई रिफाइनिंग स्टेज मंत्र था, जो अब शायद ही कभी उसके द्वारा उपयोग किया जाता है, लेकिन अभी भी पीले बीजाणुओं को रोकने के लिए पर्याप्त से अधिक है। द्वेषपूर्ण इरादे से जीवित बीजाणु लगातार ढाल पर हमला करते हैं, जिससे इसकी सतह पर लहरें पैदा होती हैं। फिर भी एक क्यूई रिफाइनिंग स्टेज जादू भी उनके लिए अभेद्य था। इस तरह के हमले को एक के बराबर माना जा सकता है। मध्य चरण क्यूई रिफाइनिंग कल्टीवेटर, चू जुवान ने मनोरंजन के साथ कहा। मुझे रिहा करो, बड़ा भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई। वे जल्द ही आएंगे। स्टिनकहॉर्न ने शातिराना ढंग से धमकी दी। चू जुवान केवल मुस्कुराया और लापरवाही से अपना हाथ लहराया, आसपास के पीले बीजाणुओं को कॉपस रिफाइनिंग ब्लड फायर से भस्म कर दिया। यहाँ तक कि जो बीजाणु उसके छिद्रों में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें उसकी आध्यात्मिक क्यूई ने खदेड़ दिया। मत मारो, मुझे मत मारो, स्टिनकहॉर्न आतंक में चिल्लाया, क्योंकि उसने अपने विनाश को निकट आते देखा। चू जुवान आगे की बातचीत में रुचि न होने पर उसने पूरी तरह से स्टिनकहॉर्न को अपनी चपेट में ले लिया। उसकी चीखें अचानक बंद हो गईं और चू जुवान के सिर हिलाने पर भुने हुए मशरूम की गंध ने सबसे पहले आगे बढ़कर भुने हुए मशरूम को पकड़ा और उत्सुकता से खाया। हू ने कई बार काटे और फिर स्टिनकहॉर्न के सिर के अवशेषों से उसने एक अनियमित पीला रंग निकाला। क्रिस्टल इसे चू जुवान को ऐसे पेश कर रहा है मानो कोई खजाना पेश कर रहा हो। यह क्या है? चू जुवान ने गहराई से विचार करते हुए पीले क्रिस्टल की जांच की। ये स्टिनकहॉर्न का सायोनिक कोर प्रतीत हुआ। वह अपने भीतर स्पंदित होने वाली मजबूत सायोनिक ऊर्जा को महसूस कर सकता था, जो किसी भी अलौकिक प्राणी के सायोनिक कोर से कहीं अधिक थी। हर 3 दिन में एक छोटी सी पूर्णता प्राप्त करने के लिए कुल 33 बार कहानी बिना सहमति के ली गई है। यदि आप इसे अमेज़न पर देखते हैं तो घटना की रिपोर्ट करें। इसकी ऊर्जा लकड़ी की विशेषता वाली आध्यात्मिक वस्तु के स्तर तक नहीं पहुंच सकती है, लेकिन मैं इसे बढ़ावा दे सकता हूं। चू जुवान ने रक्त दुष्ट दानव शोधन शास्त्र से एक और विधि को याद किया। धर्मी कृषकों के लिए आध्यात्मिक वस्तुएं दुर्लभ खजाना थीं, जो या तो बाजारों में पैसा खर्च करके या लंबे समय तक पहाड़ों और नदियों में खोज करके प्राप्त की जाती थीं। लेकिन राक्षसी खेती करने वालों के लिए आध्यात्मिक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, बशर्ते उनके पास उपयुक्त बीज हो। लकड़ी की विशेषता वाली आध्यात्मिक वस्तुओं के लिए लकड़ी की विशेषता, बीज की आवश्यकता थी। चू जुवान के लिए स्टिनकहॉर्न का सायोनिक कोर एक आदर्श उम्मीदवार लग रहा था। एक लकड़ी की विशेषता वाली आध्यात्मिक वस्तु बनाने के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी की विशेषता वाले प्राणियों की आवश्यकता होती है। सौभाग्य से यहाँ मशरूम प्रचुर मात्रा में है। चू जुवान मुस्कुराया। उन्होंने निर्देश दिया, आप सभी बाहर जाएं और जितना हो सके उतने मशरूम पकड़ें। जितना अधिक उतना बेहतर। दहाड़ दहाड़ दहाड़। 3 मृत कठपुतलियां दहाड़ने लगीं और काली रोशनी की 3 चमक की तरह चमक उठीं। चू जुवान ने फिर जमीन का एक सपाट टुकड़ा चुना और एक सरनी स्थापित करना शुरू कर दिया। लकड़ी की विशेषता वाली आध्यात्मिक वस्तु बनाने की सरनी को 100 वुड्स नर्चरिंग स्पिरिट एरे कहा जाता था। यह एक धर्मी कृषक की व्यूह रचना की तरह लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह एक स्पष्ट राक्षसी व्यूह था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लकड़ी की विशेषता वाली आध्यात्मिक जड़ रखने वाले कृषकों को लकड़ी की विशेषता वाली आध्यात्मिक वस्तु को बढ़ावा देने के लिए पोषण के रूप में इस सरनी में डाला जा सकता था। ग्रेट ड्रीम मार्श के विशाल विस्तार में हनहाई, लिंजियांग और जिंगशान के त्रिप्रांत जंक्शन पर स्थित एक विशाल और जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र पनपा।
ज़ोंबी प्रकोप से पहले ये हान देश में सबसे बड़ा पारिस्थितिक संरक्षण था, जो अपने मूल वनस्पतियों और जीवों का पता लगाने के लिए प्रतिदिन कई पर्यटकों को आकर्षित करता था। अपने विविध कवकों के लिए प्रसिद्ध, देश की आधे से अधिक मशरूम प्रजातियों की खोज यहीं की गई थी। सायोनिक ऊर्जा के विश्व पर छा जाने के बाद किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी, ये कवक संवेदना विकसित करेंगे और एक विशाल समूह बनाएंगे। इस समय हजारों की संख्या में मशरूम ऑर्डर के लिए तैयार होकर दलदल के भीतर इंतजार कर रहे थे। ऊपर 2 अलग अलग मशरूम की आकृतियां खड़ी थीं। बाईं ओर एक छोटी, काली आकृति थी जो काली टोपी से लगभग पूरी तरह से अस्पष्ट थी। दाहिनी ओर हरे रंग की टोपी के साथ एक मजबूत, पन्ना आकृति खड़ी थी। बड़े भाई, मैं जिंगशान प्रांत में मानव बलों को पूरी तरह से आत्मसात करने वाला था। मुझे अचानक वापस क्यों बुलाया गया? ग्रीन कैप ने धीमी आवाज में पूछा। इंक कैप ने गंभीरता से उत्तर दिया, चौथे भाई को अमर ने पकड़ लिया था। ग्रीन कैप अचंभित हो गया। अमर द्वारा पकड़ लिया गया? हमें उसे जल्दी से छुड़ाना चाहिए। इंक कैप ने अपना सिर हिलाया, उसका चेहरा भावहीन था। नहीं, उसे तुरंत छोड़ दो। अमर का आतंक मैंने लंबे समय से देखा है। मेरा अनुमान है कि वह पहले ही मर चुका है। ग्रीन कैप ने बहस करने की हिम्मत नहीं की। चारों भाइयों में इंक कैप सबसे ताकतवर और बुद्धिमान था। उसके बिना वे कभी भी ग्रेट ड्रीम मार्श से आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि यहाँ अकेले अलौकिक जीव एक भयानक खतरा थे। तो तुमने मुझे इसके लिए वापस बुलाया? दूसरा भाई कहाँ है? ग्रीन कैप ने फिर पूछा। इंक कैप ने सिर हिलाया, दूसरे को अब वापस जाना चाहिए। इम्मोर्टल ने चाल चल दी है। हमें नहीं पता कि वह हमें निशाना बना रहा है या नहीं। आइए थोड़ी देर के लिए शांत रहें और उसकी गतिविधियों को देखें। ग्रीन कैप ने अचानक पूछा, क्या होगा अगर अमर हमारे लिए आए? इंक कैप ने अपना सिर हिलाया। हमारे गढ़ का पता लगाने में इम्मोर्टल को कुछ समय लगेगा। अगर वह इसे ढूंढ भी लेता है, तो यहाँ तक पहुँचने में उसे समय लगेगा। मैंने ग्रेट ड्रीम मार्श के आसपास कई मशरूम छिपाए हैं। वे इम्मोर्टल के किसी भी दृष्टिकोण का तुरंत पता लगा लेंगे। चिंता मत करो। ग्रीन कैप ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं आपके बताए रास्ते पर चलूंगा और अभी छिपा रहूंगा। तभी एक तलवार की गड़गड़ाहट ने आकाश को छेद दिया। उड़ती तलवार पर खड़ी काले रंग की एक आकृति अचानक उनके सामने प्रकट हुई। अब छिपने के बारे में सोचने में बहुत देर हो चुकी है, चू जुवान ने 2 मशरूमों की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। इंक कैप और ग्रीन कैप दोनों चौंक गए। वे अभी कुछ क्षण पहले ही अमर के बारे में चर्चा कर रहे थे, और अब वह पहले से ही उनके सामने था। संपर्क सेवा मेरे S99